पुस्तक 27, अध्याय 3, तलवार पगोडा का जंगल। जी निंग और सू यूजी ने पहाड़ी जंगल के बीच से उड़ते हुए डाउलॉर्ड फुदान का पीछा किया। बीच बीच में पहाड़ों पर फैले साधकों के आवास दिखाई देते थे। डाउलॉर्ड फुदान ने अचानक दूर एक घाटी की ओर इशारा किया। उस जगह को आर्मामेंट्स गॉज के नाम से जाना जाता है। ये तलवार महल के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ये प्राचीन पुस्तकालय जितना ही महत्वपूर्ण है। आर्मामेंट्स गॉज। निंग दूर तक देख रही थी और पास ही खड़ी सू यूजी भी। इन सबका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह उसके लिए कुछ सीखने का मौका था। दूर दूर तक फैली इमारतें घाटी में छिपी हुई दिखाई दे रही थीं, जिनमें से कुछ तो बहुत नीचे स्थित थीं। आर्मामेंट्स गॉज कई हथियारों, जादुई खजानों और अनोखी कलाकृतियों से भरा हुआ है। डाउलॉर्ड फुदान ने कहा, यहाँ के हथियार मुख्यतः हर आकार और प्रकार की तलवारें हैं, लेकिन गोलियों सहित कई अन्य जादुई खजाने भी हैं। सभी खजाने यहीं संग्रहित हैं। निंग की आंखें चमक उठीं। सारे खजाने यहीं रखे हैं? शायद मिरजनो पेंटिंग्स भी यहीं रखी होंगी। निंग ने कहा, अगर मैं उन खजानों में से कुछ हासिल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? आर्मामेंट्स गॉज के अंदर के खजाने तलवार महल द्वारा अनगिनत वर्षों में जमा किए गए थे। इन्हें बिना कीमत चुकाए नहीं छीना जा सकता, डाउलॉर्ड फुदान ने कहा। अगर हर कोई अपनी मर्जी से खजाने ले जाए तो घाटी जल्द ही पूरी तरह खाली हो जाएगी। जब आप खाली हों तो जाकर देख सकते हैं। आर्मामेंट्स गॉज के कुछ नियम हैं, फिर भी बाहरी दुनिया में इनमें से कई खजाने पूरी तरह से अप्राप्य हैं, चाहे आप कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हों। कम से कम आर्मामेंट्स गॉज में तो ये उपलब्ध हैं। निंग ने सिर हिलाया। खजाना जितना कीमती होता है उसे पाना उतना ही मुश्किल होता है। डाउलॉर्ड सोलिस की एक खास खजाना पाने की अपनी खोज में डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की मदद लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने और भारी कीमत चुकाने को तैयार था। ऐसा लग रहा था मानो आर्मामेंट्स गॉज में कई अनमोल खजाने छिपे हों। प्राचीन पुस्तकालय तलवारबाजी से भरा है, जबकि यह जगह खजानों से भरी है। निंग ने सिर हिलाया। ये दोनों जगहें वाकई एक दूसरे के बराबर थीं। इसके बाद मैं तुम्हें हमारे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर ले चलूंगा। डाउलॉर्ड फुदान आगे की ओर उड़ता रहा और निंग को आसमान में और ऊपर ले गया। वहां देखो, डाउलॉर्ड फुदान ने पूरे स्वॉर्ड पैलेस की सबसे ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। यह एक अजीबोगरीब आकार की इमारत थी जो बादलों की परतों के एक विशाल स्तंभ जैसी थी। प्रत्येक परत 30,000 मीटर ऊंची थी। पहली परत काले बादलों से बनी थी, दूसरी परत नीले बादलों से, तीसरी परत चांदी जैसे सफेद बादलों से और सबसे ऊंची परत सुनहरे बादलों से बनी थी। बादलों की 4 परतें मिलकर इस विशाल इमारत का निर्माण करती थीं जो पूरे तलवार महल के केंद्र में थी। ये डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड है। डाउलॉर्ड फुदान ने आह भरी। ये पूरे स्वॉर्ड पैलेस में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो शीर्ष 3 में शुमार है। ये किस लिए है? निंग हैरान था। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड कई शक्तिशाली गोलेम विरोधियों से भरा है और उनमें से 90% से ज्यादा तलवारें चलाते हैं। वे अलग अलग तरह की तलवार कला का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सबसे शक्तिशाली तलवारें तीसरे चरण के डाउलॉर्ड्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार कला के बराबर होंगी। डाउलॉर्ड फुदान ने आह भरी। तलवार साधकों को किसी भी चीज से ज्यादा युद्ध की जरूरत होती है और अन्य अत्यंत कुशल तलवारबाजों के खिलाफ लड़ाई किसी भी चीज से ज्यादा मददगार होती है। निंग इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत था। उसकी तलवारबाजी में इतनी तेजी से सुधार होने का एक कारण ये था कि वह 3 मिरजनो पेंटिंग्स में उन 3 शक्तिशाली तलवारबाजों से द्वंद्व युद्ध कर पाया था। इससे उसे बहुत फायदा हुआ था। जब आप अन्य अत्यंत कुशल तलवारबाजों के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो न केवल आपको अपनी तलवार कला की कमियों को जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि आप उनकी तलवार कला से भी सीखेंगे। डाउलॉर्ड फुदान ने आह भरी। हालांकि बाहरी दुनिया में ऐसे शक्तिशाली तलवारबाजों से लड़ने में जान का जोखिम होता है। हालांकि डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड में आपको मरने का कोई जोखिम नहीं होगा। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड में बहुत सारे गोलेम हैं क्योंकि पूरे स्वॉर्ड पैलेस ने अनगिनत वर्षों में इसमें अपार संसाधन लगाए हैं। इसीलिए इसमें इतनी अविश्वसनीय शक्ति वाले इतने सारे गोलेम हैं। निंग ने सिर हिलाया। ऐसे कई साधक थे जिनके पास तीसरे चरण के अधिकांश डाउलॉर्ड्स के स्तर की तलवार कला थी, लेकिन उसी स्तर की तलवार कला वाले गोलेम बनाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती कि शाश्वत सम्राट भी उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते। आमतौर पर शक्तिशाली गोलेम अत्यधिक गति और शक्ति का उपयोग करने पर निर्भर करते थे और उनकी कमजोरी दाव की गहरी समझ थी। यह उन गोलेमों के लिए भी सच था जो वर्ग स्तर के डाउलॉर्ड्स से लड़ सकते थे। गोलेम आखिरकार साधक तो थे नहीं। इस मामले में वे स्वाभाविक रूप से कमजोर थे। वहाँ कई शक्तिशाली कुशल तलवारबाज हैं जो अलग अलग तरह की तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ तो तीसरे चरण के डाउलॉर्ड्स से भी तुलनीय हैं। डाउलॉर्ड फुदान ने आह भरी। तलवार का कौन सा साधक ऐसी जगह तक पहुंचने का सपना नहीं देखेगा जैसी हमारे यहाँ तलवार के महल में है? निंग और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार महल 6 तलवार सरदारों जैसे 6 बेहद मजबूत विश्व स्तरीय साधकों को जन्म दे पाया। और भी बहुत कुछ है। याद रखें, डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ड में कुल 4 परतें हैं। डाउलॉर्ड फुदान ने कहा। ब्लैक क्लाउड वर्ल्ड पहली परत है। अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपको काले कवच का एक सेट दिया जाएगा। ये काला कवच केवल एक उच्च स्तरीय डाउ कवच है। एजियो क्लाउड वर्ल्ड दूसरी परत है और अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपको नीला कवच दिया जाएगा। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड तीसरी परत है और अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपको चांदी का कवच दिया जाएगा। सबसे ऊंची परत गोल्ड क्लाउड वर्ल्ड है और अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपको सुनहरा कवच दिया जाएगा।
नीला कवच, चांदी का कवच और सोने का कवच, ये सभी अलग अलग शक्ति स्तरों के शाश्वत खजाने हैं। सुनहरे कवच के सूट उच्च स्तरीय शाश्वत खजाने हैं और इनमें कई अद्भुत गुण होते हैं। काला कवच प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब है कि आप पहले चरण के डाउनलोड की दहलीज तक पहुंच गए हैं। नीला कवच प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब है कि आप दूसरे चरण के डाउनलोड की दहलीज तक पहुंच गए हैं। चांदी का कवच उन लोगों के लिए है जो तीसरे चरण के डाउनलोड्स की दहलीज तक पहुंच गए हैं। स्वर्ण कवच उन लोगों का है जो चौथे चरण के डाउनलोड्स की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। डाउनलोड फुदान ने एक एक करके चरणों की व्याख्या की। निंग ने सिर हिलाया। दहलीज पर पहुंचना का मतलब बस इतना था कि आप उस स्तर के लिए न्यूनतम शक्ति स्तर पर थे। जब निंग पहली बार विश्व स्तर पर पहुंचा था तो वह प्रथम चरण के डाउनलोड की दहलीज पर पहुंच गया था। अभी के लिए वह प्रथम चरण के एक औसत डाउनलोड के बराबर था। तलवार महल में हमारे पास 8 विश्व स्तरीय साधक हैं जिन्होंने नीला कवच जीता है। डाउनलोड फुदान ने धीरे से कहा। क्या? निंग चौंक गया। हालांकि वह काफी शक्तिशाली था, उसे नहीं लगता था कि वह दूसरे चरण के डाउनलोड की दहलीज तक पहुंच गया है। लेकिन तलवार महल में ऐसी 8 आकृतियां थीं, उनमें से 5 एबरेंट हैं जबकि 3 साधक थे। लेकिन साधकों के पास भी अद्भुत रूप से शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं या गुप्त कलाएं हैं। डाउनलोड फुदान ने समझाया। डाउनलोड क्लाउडवेल्ट को चुनौती देते हुए आप अपनी सभी उपलब्ध क्षमताओं और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं। लेकिन निश्चित रूप से आप कुछ एकल उपयोग वाले खजानों, डाउ सील, बगबीस्ट, गोलेम या इसी तरह के अन्य खजानों का उपयोग नहीं कर सकते। ज्यादा हैरान मत होइए, दैवीय क्षमताएं और रहस्य बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। डाउनलोड फुदान ने कहा। मैं अब आपको किसी और जगह ले चलता हूँ। डाउनलोड फुदान उसे एक पहाड़ की चोटी पर बने बांस के हॉल में ले गया जो बादलों और धुंध से घिरा हुआ था। ये रहस्यों का मंडप है। डाउनलोड फुदान ने बांस के हॉल की ओर इशारा किया। यह अनेक दिव्य क्षमताओं, गुप्त कलाओं और तलवार के दाव की प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़ी गई कुछ विरासतों से भरा हुआ है। दिव्य क्षमताएं आपकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकती हैं, जबकि गुप्त कलाओं का आकलन करना और भी कठिन है। सबसे शक्तिशाली गुप्त कलाएं अत्यंत भयानक स्तर की शक्ति का संचार कर सकती हैं। डाउनलोड फुदान ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। उसकी अपनी नोवेसेंस थंडर तकनीक को एक गुप्त कला के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त कलाएं वास्तव में उसे उच्च शक्ति वाले साधकों को चुनौती देने में सक्षम बना सकती थीं। अगर किलोस्टार जैसे कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों को 12 महलों की कुछ भयानक रूप से शक्तिशाली गुप्त कलाओं या खजानों तक पहुंच मिल जाती तो ये पूरी तरह संभव था कि वह डाउनलोड क्लाउडवेल्ट की दूसरी परत को पार कर सके और नीला कवच अर्जित कर सके। हालांकि अगर आप एक डाउनलोड के रूप में दूसरे चरण की दहलीज तक पहुंच ही गए होते तो शायद दूसरे चरण के एक सच्चे डाउनलोड द्वारा आपको एक ही वार में हरा दिया जाता। फिर भी आप शायद पहले चरण के ज्यादातर डाउनलोड्स को मारने के लिए काफी मजबूत होते। इस स्थान पर संग्रहित कई दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं डाउनलोड्स द्वारा छोड़ी गई थीं, जो शक्ति में शाश्वत सम्राटों के बराबर थे। कुछ वास्तविक शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई थीं। यही बात संपूर्ण विरासतों के लिए भी सच है, डाउनलोड फुदान ने कहा। हालांकि संपूर्ण विरासतों की संख्या कम है। निंग ने सिर हिलाया। विरासतें प्राचीन पुस्तकालय में रखी तलवार कलाओं से पूरी तरह भिन्न थीं। विरासत का मतलब था एक गुरु का होना। विरासत में न केवल कई तलवारबाजी और उन्हें सीखने के विस्तृत निर्देश शामिल होते थे, बल्कि अक्सर इसमें विरासत छोड़ने वाले डाउनलोड के हर एक रुख का विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या भी शामिल होती थी। एक संसार डाउनलोड का आपके मार्ग पर कदम दर कदम मार्गदर्शन। सच्ची विरासतें केवल तलवारबाजी से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान होती थीं। नामहीन तलवार कला को ही लीजिए, जिसे विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने निंग को दिया था। इसके पहले 5 आसनों में तलवार के अपने अपने उद्देश्य थे, लेकिन नॉर्थवेस्ट ने खुद 6ठा या 7वां आसन कभी नहीं सीखा था। वह बस इतना ही कर पाया था कि उन आसनों का एक रिकॉर्ड छोड़ गया था। प्राचीन पुस्तकालय की यही खामी थी। उसकी तलवारबाजी में सिर्फ चालें और तकनीकें शामिल थीं। साधक के लिए कोई तलवारबाजी का इरादा नहीं था। हर नए आने वाले को रहस्यों के मंडप से एक चीज चुनने की इजाजत है, डाउनलोड फुदान ने कहा। डाउनलोड क्लाउडवेल्ट और रहस्यों का मंडप यहाँ तलवार महल के 3 सबसे पवित्र क्षेत्रों में से 2 हैं। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण जगह पर ले जाऊंगा, जो निर्विवाद रूप से सबसे पवित्र जगह है। वे आगे की ओर उड़ते रहे और तलवार महल के बिल्कुल पीछे की ओर बढ़ते रहे। वहीं, ठीक वहीं, डाउनलोड फुदान ने दूर एक ऐसी जगह की ओर इशारा किया जो अंधेरे में डूबी हुई थी। काली धरती खड़ी मीनारों से भरी हुई थी और मीनारें पूरे परिदृश्य को किसी जंगल या समुद्र की तरह भर रही थीं। हर एक मीनार से अविश्वसनीय तलवार इरादे का आभास निकल रहा था जो पूरे क्षेत्र में व्याप्त था। लाखों अराजकता चक्र या उससे भी अधिक समय बीत सकता है, लेकिन यहाँ तलवार की मंशा कभी खत्म नहीं होगी। जब से तलवार महल की स्थापना हुई है, हर एक व्यक्ति जिसकी तलवार कला को तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे अपना एक तलवार पगोडा पीछे छोड़ना होगा, डाउनलोड फुदान ने धीरे से कहा। तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 6 तलवार सरदारों के स्तर तक पहुंचना होगा। अनगिनत वर्षों के दौरान हर एक सच्चे संसार डाउनलोड या शाश्वत सम्राट ने अपना एक तलवार पगोडा पीछे छोड़ा है। हर एक तलवार पगोडा में वे तलवार कलाएं हैं जिन्हें उन्होंने सीखा और विकसित किया। उन्होंने उन तलवार कलाओं को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया और उन्हें यहाँ छोड़ दिया। अपने पगोडा में अपनी तलवार इच्छा का संचार किया। तलवार महल की स्थापना के बाद से अनगिनत डाउनलोड्स की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी अज्ञात स्थानों की खोज में निकले और अनंत अंधकार में विलीन हो गए।
हालांकि उनके तलवार पैगोडा सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ कुल 83,612 तलवार पैगोडा हैं। ये स्थान तलवार महल की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़े सौभाग्य का प्रतीक है। ये पूरे महल में सबसे पवित्र स्थान है। डाउ लॉर्ड फुदान की आंखों में विस्मय और श्रद्धा का भाव था। निंग को आभास हो गया था कि यहाँ की तलवार इच्छाएं अत्यंत प्राचीन थीं, जो अनगिनत अराजकता चक्रों से अस्तित्व में थीं। वास्तव में कुछ तलवार इच्छाएं तो पूरी तरह से अराजक और प्रभुत्वशाली थीं। ये तलवार इच्छाएं अनंत प्रदेशों के कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली साधकों द्वारा छोड़ी गई थीं, जिनमें से कई शाश्वत सम्राटों से लड़ने में सक्षम थे या वास्तव में शाश्वत सम्राट थे। वे सभी यहाँ एकत्रित हुए थे और प्रत्येक तलवार शिला एक प्राचीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। संसार दाउ लॉर्ड्स। हर कदम पर वे जीवन और मृत्यु के बीच की रस्सी पर चल रहे थे। दाउ लॉर्ड्स को अंततः दाउमज में सफल होना ही था, अन्यथा एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती। कुछ प्रारंभिक दाउ लॉर्ड्स पहले ही नष्ट हो चुके थे, लेकिन उनकी तलवारबाजी और तलवारबाजी की नीयत पीछे छूट गई थी और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगी। तलवार महल का सबसे पवित्र स्थान। तलवारों के पगोडाओं का जंगल। डाउ लॉर्ड फुदान की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वह अपना एक तलवारों का पगोडा छोड़ जाएगा, लेकिन अफसोस उसकी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं थी। पुस्तक 27 अध्याय 4 पैलेस लॉर्ड वुडफ्लावर। जी निंग ने दूर तक देखा, जहां वह उन प्राचीन विशाल तलवार पैगोडा के भीतर कमल की मुद्रा में बैठे कुछ आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तलवार महल के सभी सदस्यों को यहाँ आकर ध्यान करने की अनुमति है, डाउ लॉर्ड फुदान ने कहा। यहाँ तक कि हम काले कवचधारी डाउ लॉर्ड्स को भी अनुमति है। मैं देखने जा रहा हूँ। निंग आगे बढ़ा। तलवार के पगोडा ऊंचे और सीधे खड़े थे और हर एक से एक बिल्कुल अलग तलवार इच्छा प्रकट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो निंग के ठीक बगल में शक्तिशाली तलवारबाज खड़े हों। जैसे ही निंग तलवार के पगोडा के प्राचीन जंगल से गुजरा, उसे लगा जैसे वह समय के सागर में चल रहा हो। जब निंग ने उन शक्तिशाली तलवार कलाओं और तलवार इच्छाओं को देखा जो प्राचीन शक्तियां अपने पीछे छोड़ गई थीं, तो वह स्तब्ध रह गया। ये उनके पूर्ववर्ती तलवार के दाव के प्राचीन स्वामी थे। तलवार शिल्प के अलावा कई पैगोडा में तलवार शिल्प के अलावा कुछ और भी था। कई पैगोडा में कुछ छोटे छोटे शब्द भी खुदे हुए थे। निंग की नजर एक खास तलवार शिला की ओर गई। इस तलवार शिला में अंकित तलवार कलाएं उसकी अपनी नामहीन तलवार कला से काफी मिलती जुलती थीं। वे तलवारबाजी की एक ही सामान्य शैली से संबंधित थीं और वे समान रूप से उत्कृष्ट और गहन थीं। तलवार अभिप्राय की बात करें तो वह विस्मयकारी रूप से गहन था और ऐसा लग रहा था जैसे सभी चीजों को अपने में समेटे हुए हो। डाउ लॉर्ड एवस्टार्टर। हमारे तलवार महल में शामिल होने के बाद विश्व स्तर पर रहते हुए ही उन्हें तलवार पैगोडा की मान्यता प्राप्त हुई और वे हमारे तलवार सरदारों में से एक बन गए। वे विनम्र स्वभाव के थे और अपने से कनिष्ठों और कमजोरों को शिक्षा देना पसंद करते थे। वे तलवार महल को अपना घर मानते थे और शायद ही कभी साहसिक कार्यों में जाते थे। चुपचाप और बिना किसी दिखावे के वे एक डाउ लॉर्ड के रूप में चौथे चरण तक पहुंच गए। हालांकि चूंकि प्राचीन साधक अपने कार्यों में बहुत आगे बढ़ गए थे, डाउ लॉर्ड एवस्टार्टर ने अकेले ही आगे बढ़कर अपनी अत्यंत भयानक तलवार कला का प्रदर्शन किया और 3 अन्य वर्ग स्तरीय डाउ लॉर्ड्स को, जो प्राचीन साधक थे, पराजित किया। वास्तव में उन्होंने एक प्राचीन साधक को भी हराया जो एक शाश्वत सम्राट था। इस युद्ध ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई और वे अपने समय के अनंत प्रदेशों के सर्वोच्च दाउ लॉर्ड माने जाने लगे। इसके बाद जब वे अपने दाउमज की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कई अलग अलग जगहों की यात्राएं शुरू कर दी। तब से हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या मर गए। निंग अवाक रह गया। इस डाउ लॉर्ड ने एक शाश्वत सम्राट को हराया जो एक प्राचीन कृषक था। निंग प्राचीन साधकों के बारे में बहुत कम जानता था। उसे बस इतना पता था कि वे अविश्वसनीय रूप से, भयानक रूप से शक्तिशाली थे। केवल सबसे श्रेष्ठ पथभ्रष्ट ही प्राचीन साधकों के बराबर थे। शाश्वत सम्राट जो प्राचीन साधक थे, वे निश्चित रूप से सामान्य शाश्वत सम्राटों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। क्या किसी डाउ लॉर्ड ने वास्तव में उनमें से किसी एक को हरा दिया था? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अपने समय का सर्वोच्च डाउ लॉर्ड माना जाता था। यह उपलब्धि डाउ लॉर्ड अलगॉट द्वारा सम्राट मेलोबो पर हमला करने और उसका पीछा करने की उपलब्धि से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। कोई नहीं जानता कि डाउ लॉर्ड एवस्टार्टर अभी भी जिंदा है या नहीं। अचानक एक आवाज गूंजी। निंग चौंक गया। कोई उसके पीछे आ गया था और उसे पता भी नहीं चला। वह जल्दी से मुड़ा और पीछे की ओर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक सुनहरे कवच वाला, बिखरे बालों वाला और काफी पतित दिखने वाला आदमी प्रकट हुआ था। नमस्कार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। सुनहरे कवच को देखते ही निंग ने तुरंत उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। तलवार महल में कोई गुरु या प्रशिक्षु नहीं थे, केवल भाई और बहन थे। इस समय डाउ लॉर्ड फुदान जल्दी से दौड़कर आया और बड़े सम्मान के साथ बोला, नमस्कार लॉर्ड वुडफ्लावर। प्रभु। निंग दंग रह गया। जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, डाउ लॉर्ड वुडफ्लावर हमारे तलवार महल के उप महल स्वामी हैं। डाउ लॉर्ड फुदान ने निंग को जल्दी से एक मानसिक संदेश भेजा। हालांकि निंग को तलवार महल के विभिन्न डाउ लॉर्ड्स के नाम नहीं पता थे, लेकिन वह 12 महलों के सामान्य नियमों से वाकिफ था। हर महल के सबसे शक्तिशाली सदस्य को महल के स्वामी की उपाधि दी जाती थी। उपमहल के स्वामी उसके बाद सबसे शक्तिशाली होते थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि दीप्ति का महल, जिसमें 2 शक्तिशाली डाउ लॉर्ड्स थे जो लगभग एक दूसरे के बराबर थे, इसलिए दोनों को महल का स्वामी कहा जाता था।
इस प्रकार दीप्ति महल के 2 महल स्वामी थे। सामान्यतः महल के स्वामी और उपमहल के स्वामी शाश्वत सम्राटों के विरुद्ध युद्ध करने की शक्ति रखते थे। ये बात तलवार महल जैसी जगह पर विशेष रूप से सत्य थी, जहाँ युद्ध पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नमस्कार, महल के स्वामी, निंग ने जल्दी से कहा। मुझे बस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर कहकर बुलाओ। वह पतित सा दिखने वाला आदमी हंसा। मैंने तुम्हारा और बर्टुलू का युद्ध देखा। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। दरअसल तुम्हारी तलवारबाजी डाउलॉर्ड एवस्टार्टर से काफी मिलती जुलती है। अगर वह अभी जिंदा होता तो अब तक उसे शाश्वत सम्राट बन जाना चाहिए था। डाउलॉर्ड के रूप में वह कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए एक शाश्वत सम्राट के रूप में वह शायद आज भी जिंदा होता और तुम्हें कुछ निजी सुझाव देने को तैयार होता। निंग ने सिर हिलाया। एक डाउलॉर्ड जो प्राचीनों के एक शाश्वत सम्राट को हराने में सक्षम था और जिसे अपने समय के अंतहीन क्षेत्रों के निर्विवाद नंबर 1 डाउलॉर्ड के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर वह एक शाश्वत सम्राट बन जाता तो उसे मारना लगभग असंभव होता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर, निंग ने जल्दी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका यहाँ कोई अवतार न हो? ऐसा क्यों है कि हमें नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं? जब निंग अंडमान झील में दाखिल हुआ था तब वह काफी कमजोर था, लेकिन बाहरी दुनिया में उसके क्लोन ये भांप सकते थे कि वह जिंदा है या मर गया। अंडमान झील में उसके क्लोनों के नष्ट हो जाने के बाद वह बाहरी दुनिया में क्लोनों को फिर से बना सकता था। ये पता लगाने का एक आसान तरीका था कि वह मरा है या नहीं। हालांकि डाउलॉर्ड्स आमतौर पर खतरनाक इलाकों में प्रवेश करते समय अपने घरों में अवतार छोड़ जाते थे। अगर नहीं तो वे अपने पीछे कोई खास तकनीक या मंत्र छोड़ जाते थे। आमतौर पर ये जानना बहुत मुश्किल नहीं था कि क्या हो रहा है या वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। आदिकालीन अराजकता विशाल और अंतहीन है, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन, जो 12 महलों से भी पुराना है, ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह इसके भीतर होने वाली हर चीज को जानता है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया। इस अंतहीन आदिकालीन अराजकता में कुछ ऐसी जगहें जरूर हैं जहाँ प्रवेश करते ही आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे। ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि आप जीवित हैं या नहीं। चूंकि हमने अनगिनत वर्षों से उनसे कोई खबर नहीं सुनी है, इसलिए बहुत संभव है कि वे मर चुके हों। हालांकि इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम आमतौर पर इन बुजुर्गों को उनके स्वॉर्ड पैगोडा पर मृत के बजाय अज्ञात स्थिति के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया। निंग ने सिर हिलाया। डाउलॉर्ड एवस्टार्टर के बारे में थोड़ी बातचीत के बाद लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, डार्कनॉर्थ स्वॉर्ड पैलेस के एक नए सदस्य के रूप में आप रहस्यों के मंडप से कोई एक दिव्य क्षमता, गुप्त कला या विरासत चुन सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ डाउलॉर्ड्स ने अपनी विरासतों पर प्रतिबंध लगा दिया था और केवल उन कनिष्ठों को ही उन विरासतों का उपयोग करने की अनुमति दी थी जो उनके द्वारा निर्धारित परीक्षणों में उत्तीर्ण हुए थे। सामान्यतः विरासत जितनी अधिक मूल्यवान होती है, ये प्रथा उतनी ही अधिक प्रचलित होती है। निंग स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता था। उसकी मिरजनो पेंटिंग्स में भी परीक्षाएं थीं। दरअसल 4 पेंटिंग्स हासिल करना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा थी और बेशक उसे 4 पेंटिंग्स के 4 विशेषज्ञों को हराना था। मैं पहले जाकर देखूंगा, निंग ने कहा। मैं रास्ता दिखाऊंगा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने अपना हाथ हिलाया, जिससे निंग के चारों ओर अमर ऊर्जा का प्रवाह फैल गया। उनके चारों ओर तलवार की रोशनी टिमटिमाने लगी, जिसके परिणामस्वरूप वे आकाश में गायब हो गए। डाउलॉर्ड फुदान ने उन्हें जाते हुए देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में ईर्ष्या के भाव थे। उसने धीरे से कहा, लॉर्ड वुडफ्लावर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लगता है कि वह डार्कनॉर्थ को बहुत कृपालु नजरों से देखते हैं। ये कहते हुए वह तलवारों के पगोडा के जंगल के बाहरी इलाके में वापस चला गया। वह व्यक्ति कौन था जो मेरे स्वामी को लेकर उड़ गया? सू यूजी ने तुरंत पूछा। वह हमारे तलवार महल के लॉर्ड वुडफ्लावर थे। हालांकि वह बहुत ही सहज और शांत स्वभाव के हैं, फिर भी वह बहुत समझदार इंसान हैं। उनका ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं है। लगता है उन्हें आपके स्वामी बहुत पसंद हैं, डाउलॉर्ड फुदान ने कहा। चलो हम यहीं उनका इंतजार करते हैं। ठीक है, सू यूजी मुस्कुराई। निंग का यहाँ रहना जितना अच्छा होगा, वह उतनी ही खुश रहेगी। उसे इस बात से बहुत खुशी हुई। रहस्यों का मंडप एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था, जो बादलों और धुंध से घिरा हुआ था। तलवार की रोशनी की एक किरण टिमटिमाती हुई मंडप के सामने उतरी। डाउलॉर्ड वुडफ्लावर और जी निंग दोनों एक बार फिर प्रकट हुए। ये तो बहुत तेज था। निंग मन ही मन चौंक गया। नमस्कार उपमहल स्वामी। अचानक मंडप के प्रवेश द्वार पर एक लाल रंग का गोलेम खड़ा हुआ और आदरपूर्वक पुकारा। उसका पूरा शरीर जादुई खजानों से बना था। एक नजर ही बता देती थी कि वह कोई जीवित प्राणी नहीं है। स्वॉर्ड 3, मैं अपने इस नए मेहमान कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ को देखने के लिए अंदर ले जा रहा हूँ। डाउलॉर्ड वुडफ्लावर निंग की ओर मुस्कुराया। ये स्वॉर्ड 3 है, रहस्यों के मंडप का निरीक्षक। वह बहुत लंबे समय से इस जगह की रखवाली कर रहा है, हमारे किसी भी डाउलॉर्ड के जीवित रहने से भी कहीं ज्यादा समय से। वह स्वॉर्ड पैलेस में तीसरे सबसे शक्तिशाली गोलेम का दर्जा रखता है, इसलिए हम उसे स्वॉर्ड 3 ही कहते हैं। आप भी उसे यही नाम दे सकते हैं। तलवार 3, निंग ने जल्दी से कहा। डार्कनॉर्थ, उग्र गोलेम ने निंग की ओर एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। मेरे पीछे अंदर आओ। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग को अंदर की ओर ले जाया। इस बांस के हॉल में जैद की कई पर्चियां थीं। पत्थर के स्तंभ, मूर्तियां, किताबें, पेंटिंग, पत्तियां, लौकी और तरह तरह की दूसरी चीजें भी थीं। ये सब बिल्कुल साधारण लग रहे थे, मानो ये कोई कबाड़ी बाजार हो जहां तरह तरह की चीजें बिक रही हों। लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, इस जगह में कई दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं।
सभी 12 महलों में कमोबेश एक जैसी दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं। हालांकि हमारी विरासतें सिर्फ हमारी हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, विरासतों में अंतर होता है। कुछ ज्यादा गहरी होती हैं, कुछ कम। कुछ सामान्य डाउनलॉड्स द्वारा छोड़ी गई थीं, कुछ विस्मयकारी रूप से शक्तिशाली डाउनलॉड्स द्वारा छोड़ी गई थीं जो शाश्वत सम्राटों के समान शक्तिशाली थे, और कुछ वास्तविक शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई थीं। दिव्य क्षमताओं या गुप्त कलाओं का उपयोग करने के लिए किसी परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक चुनना है और आप उसमें प्रशिक्षण ले सकेंगे। हालांकि विरासतें आमतौर पर परीक्षाओं और शर्तों के साथ आती हैं। अनंत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई विरासतें सबसे मूल्यवान हैं। यहाँ इस बांस के हॉल में अनंत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई 5 विरासतें हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया, यहाँ तलवार महल में हमारी एक अतिरिक्त आवश्यकता है। विश्व स्तरीय साधकों को किसी अनंत सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत को चुनने के योग्य होने से पहले तलवार पैगोडा द्वारा तलवार स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें अनंत सम्राट द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को भी पास करना होगा। निंग ने आश्चर्य से कहा, क्या उन अद्भुत रूप से शक्तिशाली डाउनलॉड्स में से कुछ के पास ऐसी तलवारबाजी नहीं है जो शाश्वत सम्राटों की तलवारबाजी के बराबर हो? ऐसा क्यों है कि शाश्वत सम्राटों की विरासतें हासिल करना इतना मुश्किल है? जो कोई भी शाश्वत सम्राट बनने में सक्षम था, उसने अपनी तलवार की दाव को उस स्तर तक सिद्ध कर लिया था जहां से उसे अनंत काल प्राप्त हो सकता था। लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया, ये विरासतें आपको ऐसा अनुभव प्रदान करेंगी जो आपको अनंत काल तक पहुंचने में मदद करेगा। अनगिनत वर्षों के दौरान हमने हर पीढ़ी में कई असाधारण रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड देखे हैं। हालांकि उनमें से बहुत कम ही वास्तविक शाश्वत सम्राट बन पाते हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, अंतहीन प्रदेशों के लिए हमारे पास जो अनुमानित संख्याएं हैं उनके आधार पर 1 लाख डाउनलॉर्ड्स में से एक से भी कम शाश्वत सम्राट बन पाएगा। हालांकि हमारे तलवार महल को सर्वशक्तिमान हिगेमॉन का सहयोग प्राप्त है और वह केवल सर्वश्रेष्ठ कुलीनों के कुलीनों का ही चयन करता है। फिर भी राज्य की स्थापना के बाद से हमने कुल मिलाकर केवल 3 शाश्वत सम्राटों को ही जन्म दिया है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। तीनों शाश्वत सम्राटों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि बाकी 2 अकेले भटकते रहे। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। हमारे यहाँ शाश्वत सम्राटों की तुलना में डाउनलॉर्ड्स का अनुपात वास्तव में काफी ज्यादा है। दाव गठबंधन का अनुपात 12 महलों से काफी कम है। निंग अवाक रह गया। क्या तलवार महल में अभी तक एक भी शाश्वत सम्राट नहीं है? एक नए शाश्वत सम्राट का जन्म लेना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पैदा भी हो जाए तो वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और आसानी से उग जाते हैं। इसलिए वे अक्सर उन जगहों की खोज में आनंद लेते हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया। कभी कभी वे कभी वापस नहीं आते। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, जहां तक अजीबोगरीब ताकतवर डाउनलॉर्ड्स की बात है, जब वे अपने दावमज में असफल होते हैं तो उन्हें पता होता है कि वे मर जाएंगे और इसलिए वे अक्सर दुश्मन संगठनों के शाश्वत सम्राटों को मारने के मौके ढूंढने निकल पड़ते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ताकतवर डाउनलॉर्ड नहीं है, लेकिन आमतौर पर हर पीढ़ी में कुछ न कुछ जरूर होते हैं। हालांकि शाश्वत सम्राट समय के प्रभाव से अछूते रहते हैं, फिर भी वे अन्य तरीकों से नष्ट हो सकते हैं, लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया। लेकिन निश्चित रूप से हमेशा अंतर होते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान हिगेमॉन को ही लीजिए। वह वास्तव में एक शाश्वत सम्राट है, लेकिन वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। नतीजतन वह आज भी जीवित है। हालांकि वह कभी कभी विश्व स्तरीय साधकों का अपहरण कर लेता है जो दूसरे संगठनों से जुड़े होते हैं। वे इसे अनदेखा कर देते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने इसे देखा ही नहीं। निंग ने आह भरी। इन शाश्वत सम्राटों का कितना दुखद भाग्य था। उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी, लेकिन जो असाधारण रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड अपने दावमज में असफल हो जाते थे, वे अक्सर उन पर आत्मघाती हमले करते थे। डाउनलॉर्ड ऑलगॉट इसका एक अच्छा उदाहरण था। अपने दावमज में असफल होने के बाद उसने सम्राट मेलोबो का पीछा करके उन्हें मारने की कोशिश की। बहुत से शाश्वत सम्राट साहसिक कार्यों के दौरान गायब हो गए, डाउनलॉर्ड्स द्वारा मारे गए या छिप गए। केवल हिगेमॉन जैसे सच्चे सर्वशक्तिमान व्यक्ति ही जीवित रह पाए। परिणामस्वरूप शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई बहुत कम विरासतें बची हैं। सबसे कमजोर शाश्वत सम्राट की तलवार कला भी सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स की तलवार कलाओं के बराबर है और उनमें अनंत काल का एक अंश है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। मुझे यकीन है कि आप ये जानते होंगे, लेकिन साधकों को अपना रास्ता खुद ढूंढना और उस पर चलना होता है। डाउनलॉर्ड बनने के बाद आपको अपनी खुद की तलवार कला विकसित करनी होगी। ये तथाकथित विरासतें मुख्यतः इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि ये आपको इसमें मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। निंग ने सिर हिलाया। अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई विरासतें इतनी दुर्लभ और मूल्यवान क्यों हैं, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अगर तुम कर सको तो उनमें से एक को पाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जाहिर है ये तुम पर निर्भर है। तुम क्या चाहते हो? कोई दिव्य क्षमता, कोई गुप्त कला या कोई विरासत? तुम क्या चुनोगे? मैं क्या चुनूंगा? निंग इस सवाल पर विचार करने लगा। पुस्तक 27, अध्याय 5, आशा। एक दिव्य क्षमता। जी निंग का सबसे बड़ा फायदा उसकी नीला फूल धुंध ऊर्जा थी, लेकिन दिव्य क्षमताओं को क्रियान्वित करने के लिए इसका उपयोग करना संभव नहीं था। फिलहाल उसकी स्वर्ण मूर्ति और 3 सिर 6 भुजाएं ही काफी थीं। एक विरासत। सम्राट मिरजनो की विरासत के लिए चौथी मिरजनो पेंटिंग अभी भी उनके पास नहीं थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर, निंग ने कहा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। तुरंत फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है।
सोच विचार कर लो, तुम्हें अपनी पसंद की चीज चुनने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं दरअसल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 12 महलों के लिए चौथी मिरज़नो पेंटिंग की एक प्रति प्राप्त करना संभव है? निंग ने पूछा। आपके पास पहले 3 पहले से ही हैं? लॉर्ड वुडफ्लावर आश्चर्यचकित थे। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तलवार महल के पास कई विरासतें थीं और लॉर्ड वुडफ्लावर स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली डावलॉर्ड थे जिनकी शक्ति अनंत सम्राटों के बराबर थी। मुझे नहीं लगता कि स्वॉर्ड पैलेस के पास इसकी कोई प्रति है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने एक पल सोचा, फिर हंस पड़े। बाद में आपको आर्मामेंट्स गॉज जाकर खुद देखना चाहिए। अगर उनके पास वाकई कोई प्रति नहीं है तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। वे अंतहीन प्रदेशों में चौथी प्रति ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। 12 महलों की ताकत को देखते हुए मुझे विश्वास है कि उन्हें ये बहुत मुश्किल काम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। समझ गया। निंग थोड़ा शांत हुआ। सम्राट मिरज़नो एक अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत सम्राट थे और वे अभी भी जीवित हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। उनकी विरासत उत्कृष्ट है। निंग ने अचानक कुछ ऐसा कहा जो उसे परेशान कर रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर, कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। संसार डावलॉर्ड स्तर से शाश्वत सम्राट स्तर तक आगे बढ़ना शक्ति में एक अविश्वसनीय वृद्धि का प्रतीक होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो कोई भी शाश्वत सम्राट बनने में सक्षम है वह एक असाधारण डावलॉर्ड भी रहा होगा। फिर मैं अक्सर डावलॉर्ड्स द्वारा सम्राटों का वध करने के बारे में क्यों सुनता हूँ? लॉर्ड वुडफ्लावर चौंक गए और उनके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। तुम्हें इसके बारे में अंततः बताया ही जाना था। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। संसार डावलॉर्ड्स के अपने अपने रास्ते हैं और अलग अलग रास्तों से शाश्वत सम्राट बनने में अलग अलग स्तर की कठिनाई आएगी। अगर आप एक आसान रास्ता चुनते हैं तो आप अपने साथियों के बीच काफी कमजोर होंगे। चौथे चरण के दावलॉर्ड के रूप में आप शायद उतने मजबूत नहीं होंगे जितने मैं तीसरे चरण के दावलॉर्ड के रूप में था। हालांकि इससे आपके लिए अनंत काल प्राप्त करने का मार्ग कुछ हद तक आसान हो जाएगा। यदि आप एक कठिन मार्ग चुनते हैं तो आप अत्यंत शक्तिशाली होंगे। चौथे चरण के डावलॉर्ड के रूप में आप कुछ कमजोर शाश्वत सम्राटों का वध भी कर सकते हैं। हालांकि इस कठिन मार्ग पर अपने दावमज में सफल होना और शाश्वतता प्राप्त करना और भी कठिन होगा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। यही कारण है कि एक पुरानी कहावत है जो अनगिनत अराजकता चक्रों के लिए सच साबित हुई है। डावलॉर्ड जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसके दावमज में सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। अनगिनत वर्षों में जितने भी विचित्र रूप से शक्तिशाली डावलॉर्ड प्रकट हुए हैं वे लगभग सभी अपने दावमज में असफल रहे हैं। इसलिए कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, तुम्हें सोचना होगा कि तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहोगे। क्या तुम एक सरल रास्ता चुनोगे या एक कठिन रास्ता? लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। कठिन रास्ते का मतलब है कि एक डावलॉर्ड के रूप में तुम्हारा हर कदम बेहद खतरनाक होगा और तुम्हारा दावमज और भी कठिन होगा। हालांकि तुम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी होगे और अपने साथियों के बीच एक चमकदार व्यक्तित्व बनोगे। सरल रास्ता चलना आसान होगा और अंत में तुम्हारे पास अपना दावमज पूरा करने और अनंत काल प्राप्त करने की थोड़ी अधिक संभावना होगी। निंग इस रहस्योद्घाटन से दंग रह गया। फिर भी ये समझ में आता था। वह खुद ही वह दिशा जान चुका था जिसमें उसका तलवार का दाव उसे ले जाएगा। उसका मार्ग तलवार के मूल सार को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके सामने आने वाली सभी तलवार कलाओं का विश्लेषण और विच्छेदन करना था। उसका लक्ष्य सभी तलवार कलाओं के सभी रहस्यों को अपने तलवार के दाव में समाहित करना था। ये रास्ता बेहद महत्वाकांक्षी था। तलवार के मूल सार को समझने और उसके सभी रहस्यों को आत्मसात करने का मतलब था कि अंततः वह एक ऐसी कला विकसित कर पाता जिसे परम संपूर्ण तलवार कला कहा जा सकता है। पूर्णता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। निंग ने एक बेहद मुश्किल रास्ता चुना था। सच कहूं तो निंग एक आसान रास्ता भी चुन सकता था। मिसाल के तौर पर निंग अभी रक्षात्मक तकनीकों में बेहद कुशल था। अगर वह अपना सारा ध्यान रक्षात्मक रणनीति पर लगाता तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। साधकों को कठिनाइयों से क्यों डरना चाहिए? निंग हंसा। अगर आप सरल मार्ग भी चुने तो भी शायद 1 लाख संसार डावलॉर्ड्स में से एक से भी कम को अनंतकाल मिलेगा। बेहतर यही है कि आप अपने हृदय की सुने और एक ऐसे मार्ग पर चलें जो कठिन लेकिन गौरवशाली हो। इस तरह अगर आप एक शाश्वत सम्राट बन जाते हैं तो आप सचमुच अजेय हो जाएंगे और आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। लॉर्ड वुडफ्लावर जोर से हंसे। अनंत प्रदेशों में 3 सर्वशक्तिमान हेगेमॉन हैं। ये तीनों ही असाधारण रूप से शक्तिशाली डावलॉर्ड थे जो शाश्वत सम्राटों का वध करने में सक्षम थे और अंततः वे शाश्वत सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ने में सफल रहे। अपनी सफलताओं के बाद कोई भी उन्हें और उनके पदों को हिला नहीं सका। उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने और उन्हें सामान्य सम्राटों से अलग करने के लिए हम उनके साथ हेगेमॉन की उपाधि का सम्मान करते हैं। हमारे अपने ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेगेमॉन इन तीनों में से एक हैं और वे हमारे 12 महलों के अस्तित्व से भी कहीं अधिक समय से जीवित हैं। निंग ने सिर हिलाया। अचानक उसके मन में एक विचार को आंधा जिससे उसने गहरी सांस ली और फिर वह प्रश्न पूछा जो उसे बाकी सभी प्रश्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर, अगर कोई सच्ची आत्मा नष्ट हो जाए तो क्या सर्वशक्तिमान हेगेमॉन उसे बचाने के लिए समय को पलट सकता है? स्पेस टाइम पर प्रभुत्व के मामले में ये संभव था कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन सभी अनंत प्रदेशों में अद्वितीय था। क्या उसके लिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टना और यूएई को बचाना संभव था?
लॉर्ड वुडफ्लावर चौंक गए। उन्होंने निंग को गौर से देखा। अनंत प्रदेशों में सचमुच एक किंवदंती है जो कहती है कि स्पेस टाइम को उल्टना संभव है, जिससे आप सुदूर अतीत में पहुंचकर उस व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते हैं जिसकी सच्ची आत्मा वर्तमान समय में ही नष्ट हो चुकी है। हालांकि मैंने सुना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ये काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वह सचमुच कर भी ले तो भी वह इसे सार्वजनिक नहीं करेगा। स्पेस टाइम को उल्टना और सुदूर अतीत से एक सच्ची आत्मा को बचाना शायद उसे भारी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ऐसी किसी बात को सार्वजनिक करे। लॉर्ड वुडफ्लावर निंग को देखते रहे। फिर भी ये सच है कि अगर आप गहरी अंतर्दृष्टि तक पहुंच जाएं तो आप स्पेस टाइम को उल्टकर किसी को वापस जीवित कर सकते हैं। हालांकि यह इतना मुश्किल होगा कि ऐसा करने में सक्षम प्राचीन शक्तियों में से बहुत कम ही इसे अंजाम देने को तैयार होंगी। समझ गया। निंग उत्साहित हो गया। आशा, अंततः उसे कुछ आशा दिखी। निंग हमेशा एक ऐसे सपने से चिपका रहता था जिसके बारे में उसे खुद भी पता था कि वह असंभव है। उसे लगता था कि सैद्धांतिक रूप से कोई व्यक्ति जो स्पेस टाइम के संचालन में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया हो, उसे इसे उल्टकर अतीत में जाकर किसी मृत आत्मा को बचाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसके इस सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन आज लॉर्ड वुडफ्लावर ने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की थी कि यह वास्तव में संभव है। और वास्तव में सर्वशक्तिमान हेगेमॉन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ऐसा करने में सक्षम हो। लेकिन निश्चित रूप से यदि निंग पर्याप्त प्रोत्साहन देने और पर्याप्त कीमत चुकाने में सक्षम नहीं था तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सर्वशक्तिमान हेगेमॉन को ऐसा करने के लिए राजी कर पाता। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा। मैं तब तक कड़ी मेहनत करूंगी जब तक मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख लेती। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दूर भविष्य में उस दिन की कल्पना की तो उसे लगा जैसे वह दूर से यूवेई को मुस्कुराते हुए देख रहा हो। निंग ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की जो उसे शक्ति और दृढ़ संकल्प से भर रही थी। निंग ने आंखें खोलीं। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। थोड़ा समय लो और अपने विकल्पों पर विचार करो। अगर तलवार के दाव के बारे में तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो तुम मेरी संपत्ति में मुझसे मिल सकते हो। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर। निंग लॉर्ड वुडफ्लावर की सद्भावना को समझ सकता था और उसके प्रति बहुत आभारी था। लॉर्ड वुडफ्लावर चले गए और निंग को रहस्यों के मंडप में स्वयं खोज करने की अनुमति दे दी। विंस्मोक की गुप्त कला। इसकी सामान्य कीमत 5 लाख क्यूब कैओस नेक्टर है और इसमें अंतहीन अंधकार में दिव्य क्षमता। इसकी सामान्य कीमत 3 लाख घन अराजकता अमृत है। इन दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं की एक सरल व्याख्या थी कि इन्हें प्राप्त करने के लिए अराजकता अमृत में कितना भुगतान करना पड़ता था। सबसे सस्ता 1 लाख घनों से शुरू होता था, जबकि सबसे महंगा 3 लाख घनों तक का होता था। यहाँ तक कि डाउनलॉर्ड्स के लिए भी ये तकनीकें वास्तव में उत्कृष्ट और घातक तकनीकें थीं। केवल तलवार महल जैसी जगह पर ही कोई इन तक आसानी से पहुंच सकता था। बाहरी दुनिया में ऐसी तकनीकों को हासिल करना कहीं अधिक कठिन होता। निंग दंग रह गया। नोवेनसेंस अग्नि अराजकता अमृत के लाखों घन। इस गुप्त कला का विकास डाउलॉर्ड ओलगॉड ने किया था। नवत्व जल अराजकता अमृत के 1 लाख घन। निंग को लगातार 5 गुप्त कलाएं मिलीं जिन्हें डाउलॉर्ड ओलगॉड द्वारा विकसित किया गया था। उनके पास तो डाउलॉर्ड ओलगॉड की तकनीकें भी हैं। निंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जो 5 गुप्त कलाएं खोजीं वे थीं नोवेसेस अग्नि, नोवेसेस जल, नोवेसेस पृथ्वी, नोवेसेस लकड़ी और नोवेसेस धातु तकनीकें। निंग ने उनके पीछे अन्य गुप्त कलाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ा, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उत्सुकतावश निंग जल्दी से रहस्यों के मंडप के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। क्या तुमने डार्कनॉर्थ को चुना है? संरक्षक गोलेम स्वोर्ड्सट्री ने निंग की ओर देखा। निंग ने कहा, मैंने डाउलॉर्ड ओलगॉड द्वारा छोड़ी गई 5 गुप्त कलाएं देखीं, लेकिन मैंने सुना है कि डाउलॉर्ड ओलगॉड के पास वास्तव में कुल 9 थीं। ठीक है। डाउलॉर्ड ओलगॉड एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो कीमिया, कारीगरी, बगबीस्ट पालन और अन्य कई विद्याओं में निपुण थे। वे कई अलग अलग कौशलों के स्वामी थे और इसलिए वे गुप्त कलाओं के भी असाधारण विकासकर्ता थे। उन्होंने 9 शक्तिशाली गुप्त कलाओं का निर्माण किया और जब वे 9 गुप्त कलाएं एक साथ आईं तो वे अत्यंत आश्चर्यजनक स्तर की शक्तियां प्रदान करने में सक्षम थीं। दुर्भाग्य से दाव गठबंधन हमें पूरी कला देने से पूरी तरह इनकार कर रहा है। स्वोर्ड्सट्री ने अपना सिर हिलाया। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने स्वयं प्रकट होकर अच्छी खासी कीमत चुकाई, लेकिन फिर भी वे दाव गठबंधन को केवल डाउलॉर्ड ओलगॉड की 5 गुप्त कलाएं देने के लिए ही मना पाए। शेष 4 गुप्त कलाएं और भी शक्तिशाली थीं, लेकिन हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। अब निंग को समझ आ गया। निंग पहले ही निर्णय पर पहुंच चुका था, लेकिन सावधानी बरतने के लिए उसने अभी भी रहस्यों के पूरे मंडप में सभी दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं के मूल विवरणों की समीक्षा की। डाउलॉर्ड ओलगॉड की 5 गुप्त कलाओं में से प्रत्येक की कीमत अराजकता अमृत के 10 लाख घनों के बराबर थी और उनमें से प्रत्येक गुप्त कला चौथे चरण के कमजोर डाउलॉर्ड्स को मारने के लिए पर्याप्त थी। ये भयानक हत्यारी तकनीकें थीं। तलवार के दाव के अलावा मुझे बिजली, पानी और अंतरिक्ष से भी कुछ लगाव है। बिजली और पानी एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। ये 2 प्राकृतिक रूप से संरेखित तत्व थे। डाउलॉर्ड ओलगॉड की 9 गुप्त कलाओं का एक साथ संयोजन में उपयोग किया जाना था। मैं नोवेसेस वाटर गुप्त कला चुनूंगा। निंग ने तुरंत अपना मन बना लिया। क्या तुम सच में नोवेसेस वाटर की गुप्त कला चुनना चाहते हो?
स्वॉर्ड ने निंग की ओर देखा। सच कहूं तो विश्व स्तरीय साधकों के लिए विरासत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे यकीन है। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है। स्वॉर्ड ने जेड स्लिप पर लगे प्रतिबंधात्मक जादू को आसानी से हटा दिया। आगे बढ़ो और इसे सीखो। निंग ने अपनी इंद्रियों को पर्ची में भेजा। तुरंत संबंधित जीवन रक्त शपथ ली और तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हालांकि नोविसेस वाटर बहुत शक्तिशाली था, यह एक कोमल सूक्ष्म तकनीक थी। इसके विपरीत नोविसेस थंडर एक अधिक प्रभावशाली विनाशकारी तकनीक थी। 9 गुप्त कलाओं में से धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी से संबंधित 5 कलाएं थोड़ी कमजोर थीं, जबकि नोविसेस थंडर, नोविसेस लाइट और अन्य 2 थोड़ी मजबूत थीं। आर्मामेंट्स गॉज जाने का समय आ गया है। गुप्त कला सीखने के बाद निंग रहस्यों के मंडप से निकलकर आर्मामेंट्स गॉज की ओर चल पड़ा। उसे जल्द से जल्द चौथी मिरजनो पेंटिंग हासिल करनी थी। पुस्तक 27, अध्याय 6, टूटी तलवार। जी निंग हवा में मंडराते हुए आर्मामेंट्स गॉज को नीचे की ओर घूर रहा था। फिर वह तुरंत नीचे की ओर उड़ गया और घाटी के भीतर बनी एक बर्फीली इमारत के सामने उतरा। यही असली आर्मामेंट्स गॉज थी। इमारत के द्वार की रखवाली के लिए 2 गोलेम तैनात थे। डार्कनॉर्थ आपका स्वागत करता है, निंग ने विनम्रता से कहा। स्वॉर्ड 5, स्वॉर्ड 6, दोनों गोलेम ने अपना परिचय दिया। दोनों के पास जबरदस्त शक्ति और भव्यता थी। निंग द्वार से आगे बढ़ा और दोनों गोलेम ने उसे बिना रोक टोक अंदर जाने दिया। हालांकि यहाँ ढेरों हथियार और खजाने जमा थे, फिर भी शाश्वत सम्राट भी उन्हें बलपूर्वक हथियाने में सक्षम नहीं थे। 12 महलों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों के चारों ओर की संरचनाएं बहुत पहले सर्वशक्तिमान हेगेमोन द्वारा स्वयं स्थापित की गई थीं और 12 महलों में आने वाली प्रतिभाशाली पीढ़ियों ने उन्हें बार बार मजबूत और सुदृढ़ बनाया था। अब तक अनंत प्रदेशों में अंदर घुसने में सक्षम बहुत कम या बिल्कुल नहीं बचे थे। क्या खजाना है? निंग के अंदर जाते ही उसने दिव्य तलवारें देखीं जो जमीन में मजबूती से गड़ी हुई थीं। वे एक दूसरे से सटी हुई थीं और उन सभी से भयानक तलवार आशय की आभा निकल रही थी। सबसे कमजोर तलवार भी कम से कम एक शाश्वत अस्त्र तो थी ही। हर तलवार के पास एक पत्थर का स्तंभ था और हर पत्थर के स्तंभ पर एक साधारण पंक्ति लिखी थी। 30,000 घन, 90,000 घन, 50,000 घन। ये तलवारों की कीमतें थीं और कीमतें वास्तव में काफी कम थीं। फिर भी तलवार महलों के लिए इन अद्भुत हथियारों को इकट्ठा करना आसान नहीं था और निंग और बाकी लोग बिना कुछ चुकाए तलवारें आसानी से नहीं ले जा सकते थे। क्या है? निंग की नजर अचानक दूर की ओर गई, जहां उसे दूर से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार आशय का आभास हुआ। हालांकि वह काफी दूर था और वहां हजारों अन्य तलवारें भी थीं। निंग को आभास हो गया कि उनमें से कोई भी उस भयानक तलवार आशय को जरा भी हिला नहीं पा रही थी। यह एक टूटी हुई तलवार थी जिससे वह आभा निकल रही थी और वह एक मेज के ऊपर रखी हुई थी। ये पूरे आर्मामेंट्स गॉज में एकमात्र तलवार थी जिसे मेज पर रखा गया था। एक टूटी हुई तलवार। हैरान होकर निंग उसे ध्यान से देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा। अरे, ये तो बिल्कुल साफ और प्राकृतिक तरीके से टूटी है। ऐसा लगता है मानो इसे सचमुच इसी तरह गढ़ा गया हो और इसी तरह बनाया गया हो। निंग तुरंत समझ गया कि यह तलवार असल में टूटी नहीं थी, इसे इसी तरह बनाया गया था। गड़गड़ाहट। तलवार से तलवार का इरादा फूट पड़ा। निंग को ऐसा लग रहा था मानो वह समुद्र की प्रचंड लहरों का सामना कर रहा एक छोटा सा जहाज हो जो किसी भी पल पलटने वाला है। वह अतुलनीय रूप से प्राचीन तलवार का इरादा। निंग ने अब तक का सबसे भयानक तलवार का इरादा महसूस किया था। नामहीन तलवार कला, वायलेट ज्वेल, तलवारों के पगोडा का जंगल। इनमें से किसी ने भी निंग को पहले कभी ऐसा एहसास नहीं कराया था। यह विशाल था, विस्मयकारी था और अथाह प्राचीन था। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस धरती पर आ गया हो, तारों के अनंत सागर को निहार रहा हो। अरे, जब निंग टूटी हुई तलवार से 30 मीटर के दायरे में पहुंचा तो एक अदृश्य शक्ति के उभार ने उसे अचानक आगे बढ़ने से रोक दिया। निंग ने लाख कोशिश की, लेकिन वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं सच में इसके और करीब नहीं जा सकता। अब तक निंग को एहसास हो गया था कि टूटी हुई तलवार के 30 मीटर के दायरे में कोई और तलवार नहीं थी और इस पर कोई कीमत का टैग भी नहीं लगा है। बाकी सभी तलवारों पर पत्थर के स्तंभों पर कीमतें साफ साफ लिखी थीं। बस ये टूटी हुई तलवार अलग थी। इसके 30 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं था, पत्थर का स्तंभ भी नहीं। निंग ने इसे गहराई से देखा और इसे अपनी स्मृति में मजबूती से अंकित कर लिया। आर्मामेंट्स गॉज का लगभग 1/3 हिस्सा तलवारों के लिए अलग रखा गया था। बाकी जगह पर कई तरह के खजाने और अनोखी कलाकृतियां रखी जाती थीं और उनके भी बगल में कीमतें लिखी होती थीं। 50,000 घन, 2 मिलियन घन, 10 मिलियन घन, 1,10,000 घन। सभी खजानों और कलाकृतियों की कीमतें अलग अलग थीं। निंग दाव बिजली हासिल करना चाहता था। जलधुएं वाली बिजली, अग्नि मेघ बिजली या नीला लकड़ी की बिजली जैसी चीजें 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं और इसलिए काफी सस्ती थीं, जिनके लिए लगभग 2 लाख घनों की आवश्यकता होती थी। हालांकि अन्य प्रकार की दाव बिजली बहुत महंगी थी। फेलवल्ड बिजली की कीमत 19 लाख घनों की थी और यह निंग को आवश्यक 9 प्रकार की दाव बिजली में सबसे महंगी थी। निंग यहाँ आर्मामेंट्स गॉज में सभी 9 प्रकार की दाव बिजली प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन कीमत काफी अधिक थी। आर्मामेंट्स गॉज में 10वीं प्रकार की दाव बिजली भी थी जो प्राकृतिक रूप से बनी थी। इस बिजली को ऑल हेवन लाइटनिंग कहा जाता था और इसकी कीमत 10 मिलियन क्यूब थी और इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता था जब कोई जीवनदान की शपथ लेने को तैयार हो।
ऑल हेवन लाइटनिंग को केवल सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ही प्राप्त कर सकता था और यह ब्राइट शो साम्राज्य के लिए अद्वितीय थी। अगर कोई भी अन्य सर्वोच्च संगठन ऑल हेवन लाइटनिंग हासिल करना चाहता है तो उसे ब्राइट शो किंगडम को एक बेहद चौंकाने वाली कीमत चुकानी होगी। केवल ब्राइट शो किंगडम के वास्तविक सदस्यों के लिए ही 10 लाख क्यूब्स की इतनी कम कीमत स्वीकार की जा सकती थी। डाउ लॉर्ड ऑलगॉड स्वयं केवल 9 उपयुक्त प्रकार की दाव बिजली प्राप्त करने में सक्षम थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी नोवेसेंस थंडर बनाई। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन ब्राइट शो किंगडम में वास्तव में 10 प्रकार की बिजली होती है। आर्मामेंट्स गॉज में कुछ समय बिताने के बाद निंग का क्षितिज सचमुच विस्तृत हो गया। आखिरकार उसे एहसास होने लगा कि आदिम अराजकता में कितने खजाने छिपे हैं। डार्क नॉर्थ, क्या ये हो गया? बाहर पहरा दे रहे 2 गोलेमों में से एक स्वॉर्ड 5 ने उत्सुकता से निंग से पूछा, तुमने कौन सा खजाना चुना है? निंग ने कहा, मैं 9 प्रकार के दिव्य जल की तलाश में था, लेकिन मुझे नहीं मिले, जिनमें नेदरस्ट्रीम जल और वर्मविंड जल भी शामिल थे। वह नोवेसेंस जल गुप्त कला का प्रशिक्षण लेने जा रहा था और उसे 9 प्रकार के जल की आवश्यकता थी। अग्नि को ज्येष्ठ अग्नि, जैसे स्वर्ण सौर अग्नि, अराजकता अग्नि और दाव अग्नि में वर्गीकृत किया जा सकता था। जल के लिए भी यही बात लागू होती थी। जब ज्येष्ठ देवताओं या पैतृक अमरों को वर्मविंड जल का स्पर्श मिलता तो उनके शरीर छिद्रों से भरे हुए दिखाई देते, यहाँ तक कि उनकी सच्ची आत्मा भी नष्ट होने लगती। ओह, कैओस वाटर, पास खड़े स्वॉर्ड 6 ने धीमी आवाज में कहा। स्वॉर्ड पैलेस में ऐसा निम्न स्तर का पानी नहीं है। दूसरे महलों में से एक काइंड वाटर पैलेस में जरूर है। अगर आपको सचमुच इसकी जरूरत है तो हम काइंड वाटर पैलेस से इसे आप तक पहुंचा सकते हैं। मुझे 9 प्रकार के कैओस पानी की जरूरत है। निंग ने ध्यान से उन प्रकार के कैओस पानी की संख्या बताई जिनकी उसे जरूरत थी। नोवेसेस जल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊपरी भाग में 9 प्रकार के कैओस जल का उपयोग किया गया था, जबकि निचले भाग में 9 प्रकार के दाव जल का उपयोग किया गया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो नोवेसेस लाइटनिंग के समकक्ष थी। हालांकि बिजली के कुछ अंतर्निहित गुणों के कारण नोवेसेस थंडर थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी। जब इन दोनों तकनीकों का एक साथ प्रयोग किया जाता तो वे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, खासकर ये देखते हुए कि जल और बिजली परस्पर पूरक तत्व हैं। ये समझना जरूरी है कि जब डाउ लॉर्ड ऑलगॉड ने सभी 9 गुप्त कलाओं का एक साथ प्रयोग किया तो वह शाश्वत सम्राटों को भी दबाने में सक्षम हो गया था। ठीक है, आर्मामेंट्स गॉज में मैं केवल तीसरी मिरजनो पेंटिंग की एक प्रति ही ढूंढ पाई थी। निंग ने स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 की ओर देखा। हमारे पास बस यही एक है, स्वॉर्ड 5 ने कहा। सम्राट मिरजनो एक बेहद लंपट और उच्छृंखल व्यक्ति थे, लेकिन उनकी तलवारबाजी बेहद गहन थी। अनगिनत विश्व स्तरीय साधक उनकी कलाकृतियों के लिए दीवाने थे। अगर यह बात न होती कि सिर्फ विश्व स्तरीय साधकों को ही उनकी विरासत से सीखने की अनुमति है तो वे शायद बहुत महंगी होती। निंग इस आकलन से सहमत था। सम्राट मिरजनो की विरासतों ने वास्तव में डाउ लॉर्ड्स को भी अच्छा अनुभव प्रदान किया था। अगर डाउ लॉर्ड्स उनसे सीख पाते तो उनकी कीमत आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा हो जाती। इसकी कीमत इतनी कम होने का एकमात्र कारण ये था कि सम्राट मिरजनो ने आदेश दिया था कि केवल विश्व स्तरीय साधक ही उनकी विरासत का अध्ययन कर सकते हैं। एक विश्व स्तरीय साधक के पास भला कितना धन हो सकता है? फिर भी हर एक पेंटिंग की कीमत आमतौर पर लगभग 1 लाख घनों के बराबर होती थी। मुझे चौथी मिरजनो पेंटिंग चाहिए, निंग ने कहा। चौथा? स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 ने एक दूसरे को देखा। ये ब्राइट शो साम्राज्य में मौजूद नहीं है। हमें इसे आदिकालीन अराजकता में कहीं और खोजने के लिए 12 महलों की ताकत और पहुंच पर निर्भर रहना होगा, स्वॉर्ड 5 ने कहा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो शुरू करने से पहले आपको एक निश्चित मात्रा में अराजकता अमृत जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी एक विशिष्ट पेंटिंग की खोज करते हैं तो शायद आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। निंग ने कहा, मैं 5 लाख क्यूब से कम कीमत पर कोई भी कीमत स्वीकार कर सकता हूँ। तो ठीक है, स्वॉर्ड 5 ने सिर हिलाया। आमतौर पर बाहरी दुनिया से एक क्यूब खरीदने पर हमें लगभग 2 लाख क्यूब खर्च करने पड़ते हैं। बस थोड़ा समय लगेगा। आमतौर पर 3 लाख क्यूब ज्यादा से ज्यादा होते हैं। बस मेरे संदेश का इंतजार करो। जैसे ही 12 महलों को चौथी मिरजनो पेंटिंग मिल जाएगी मैं तुम्हें तुरंत सूचित कर दूंगा। इसमें लगभग कितना समय लगेगा? निंग ने पूछा। 10 साल से लेकर 1000 साल तक। स्वॉर्ड 5 काफी आत्मसंतुष्ट था। 12 महल अनंत प्रदेशों में काफी प्रभावशाली हैं। निंग अवाक रह गया। 12 महलों के कई दाव लॉर्ड्स को विश्व स्तर पर रहते हुए अन्य स्थानों से अपहरित किया गया था। निंग स्वयं इसका एक अच्छा उदाहरण था। वह वास्तेवेन महल का सदस्य था जो दाव गठबंधन के अधीन था। अब वह ब्राइट शो साम्राज्य में था, लेकिन यह निश्चित था कि वह दाव गठबंधन से अलग नहीं हो सकता था। यही कारण था कि 12 महलों का अनंत प्रदेशों में इतना प्रभाव था। निंग ने अचानक कहा, घाटी के भीतर मुझे एक टूटी हुई तलवार मिली जिसके पास मैं जा भी नहीं सका। करीब नहीं आ पाए। स्वॉर्ड 5 एक पल के लिए चौंका, फिर सिर हिलाया। इसका मतलब है कि तुम दोनों का साथ होना तय नहीं है। नसीब में नहीं। निंग हैरान था। क्या तुमने सोचा था कि यह किसी प्रकार की संरचना थी जो तुम्हें इसके करीब जाने से रोक रही थी? स्वॉर्ड 5 ने पूछा। क्या ऐसा नहीं था? निंग अब और भी हैरान था। पास खड़े स्वॉर्ड 6 ने कहा, बिल्कुल नहीं। आर्मामेंट्स गॉज के अंदर की संरचनाएं सिर्फ आपको बिना कीमत चुकाए खजाने लूटने से रोकने के लिए हैं। आमतौर पर आप हथियारों के पास जाकर उन्हें छू सकते हैं। आप दूसरे हथियारों से भी ऐसा कर सकते थे, है ना? लेकिन वह टूटी हुई तलवार इतनी शक्तिशाली है कि वह आपको उसके बहुत पास जाने से भी रोक सकती है। केवल सही कर्म भाग्य वाले को ही इसके करीब जाने की अनुमति होगी।
अगर यह आपको स्वीकार करने से इनकार करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्वॉर्ड 5 ने निंग की ओर देखा। हमारे तलवार महल के 2 राजस्वामियों को भी इसने स्वीकार नहीं किया। अपने पिछले स्वामी के निधन के बाद यह आर्मामेंट्स गॉज में अकेला रह गया है। ये बहुत लंबे समय से चुप है। निंग ने पलकें झपकाईं। ठीक है, तो अगर महल के स्वामी, उपमहल के स्वामी और डाउलॉर्ड्स की अनगिनत पीढ़ियां भी इसकी मंजूरी पाने में नाकाम रहीं, तो फिर यही समझ में आता है कि निंग खुद भी इसकी मंजूरी पाने में असमर्थ रहा होगा। पुस्तक 27, अध्याय 7, धधकता हुआ जानवर। जी निंग अच्छी तरह जानता था कि अनंत प्रदेश अनगिनत अद्भुत खजानों से भरा हुआ है। इस खास खजाने से उसका कोई लेना देना न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 9 अराजकता मुहरे प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही काफी भाग्यशाली था। मास्टर, आर्मामेंट्स गॉज छोड़ने के बाद निंग एक बार फिर सू यूजी के साथ मिल गया। चलो पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। निंग और सू यूजी आसमान में उड़े। अचानक उन्हें बादलों और धुंध से घिरी एक अकेली पर्वत चोटी दिखाई दी जो आसमान में ऊंची उठी हुई थी। ये तलवार महल के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक था। आखिरकार तलवार महल के औपचारिक सदस्य तो गिने चुने ही थे। ज्यादातर लोग तलवार महल में अपनी पसंद की जगह आसानी से ढूंढ सकते थे, बशर्ते वहां पहले से कोई और न हो। निंग ने दूर से उंगली हिलाई। फुफ! अचानक एक जमीन हवा में प्रकट हुई, फिर पहाड़ की चोटी पर उतर आए। आज से ये संपत्ति तलवार महल में हमारा निवास स्थान होगी। निंग ने सू यूजी की ओर देखा। ठीक है यूजी, 12 महलों में स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तुम अग्नि महल में एक कोशिश कर सकती हो, शायद तुम्हें उसमें प्रवेश मिल जाए। वह अग्नि दाव में उसे ज्यादा सलाह नहीं दे पाएगा। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। मुझे कहना पड़ेगा, अब जब मैं तलवार महल में घूम चुका हूँ तो मुझे थोड़ी जलन हो रही है। सू यूजी मुस्कुराई। हालांकि मुझे पता है कि मेरे मौके उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। निंग ने सिर हिलाया। तलवार के पगोडा उनके चारों ओर हर चीज को घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत प्राचीन शक्तियां निंग के सामने खड़ी हों। जैसे ही निंग तलवार के पगोडा के जंगल से गुजरा, उसका हृदय विस्मय और खेद से भर गया। कितनी ही प्रमुख शक्तियां, जो अपने समय की प्रमुख शक्तियां थीं, जो शाश्वत सम्राटों को भी परास्त कर सकती थीं, अब लुप्त हो चुकी थीं। तलवार महल में ऐसे डाउलॉर्ड्स की संख्या जो 1 लाख से ज्यादा अराजकता चक्रों तक जीवित रह पाए, 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। ये समय की अजेय, विनाशकारी शक्ति थी। अगर मुझे शाश्वत सम्राट बनना है तो मैं सर्वशक्तिमान हेगेमॉन जैसा बनना चाहता हूँ, वरना मैं उन डाउलॉर्ड्स में से एक बनना पसंद करूंगा जो सम्राटों का वध करने में सक्षम हूँ। मुझे इतना शक्तिशाली बनना होगा कि मैं सर्वशक्तिमान हेगेमॉन या उसके स्तर के किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए मना सकूं। निंग की आंखों में एक स्वप्निल भाव था। काश मैं उसे वापस ला पाता। मैं, वह और ब्राइट मून एक बार फिर साथ होते। हमारा 3 लोगों का परिवार फिर से साथ होता। अगर मैं अंततः अपने दांवमज में असफल भी हो गया और मर भी गया तो भी यह सब सार्थक होगा। हालांकि डाउलॉर्ड्स हर कदम पर जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा पर चलते थे, फिर भी जो लोग अपने दांवमज में असफल रहे वे भी बहुत लंबी उम्र जी पाएंगे। अगर उनका 3 लोगों का परिवार कुछ समय के लिए शांति से साथ रह पाता तो निंग संतुष्ट हो जाता। निंग को सबसे अधिक अफसोस इस बात का था कि उसकी पत्नी यू वेई ब्राइट मून को जन्म देने के कुछ समय बाद ही मर गई थी। फुसफुस! निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में अचानक एक फूस की झोपड़ी प्रकट हो गई। ये फूस की झोपड़ी असल में निंग का लौकिक त्वरण का खजाना थी। निंग ने उसमें कुछ दिखावटी बदलाव किए थे। निंग फूस की झोपड़ी में दाखिल हुआ और कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसने समय की गति सामान्य से 100 गुना बढ़ा दी, फिर अपनी नजर दूर तलवारों वाले पगोडा की ओर घुमाए। मेरे विश्लेषण के लिए इतनी सारी उत्कृष्ट तलवार कलाएं हैं, और वास्तव में हर एक तलवार कला अपने रचयिता के तलवार इरादे से भरी हुई है। निंग ये सुनकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अधिकांश साधकों के लिए लालच अच्छी बात नहीं थी। वास्तव में यदि आप बहुत सारी तकनीकें सीख लेते हैं तो आप खुद को या अपना रास्ता खो सकते हैं। हालांकि निंग का मार्ग तलवार के मूल सार को समझने से शुरू हुआ था, और यह एक ऐसा मार्ग था जिस पर वह अन्य सभी तलवार कलाओं का विश्लेषण करके उनके सर्वोत्तम भागों को अपनी ब्राइट मून तलवार कला में समाहित करके चलता था। ब्राइट मून तलवार कला अभी भी काफी युवा और अपूर्ण थी, लेकिन निंग ने एक रास्ता चुना था जहां वह इसका उपयोग तलवार के दाव के सभी रहस्यों को मूर्त रूप देने के लिए करेगा। निंग ने जो रास्ता चुना था वह बहुत कठिन था। जब निंग त्रिलोक में था तब यह उसके लिए एक धुंधला और अस्पष्ट रास्ता था, लेकिन डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग को जो मार्गदर्शन दिया था उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। उसने ऑलगॉड एस्टेट में हजारों तलवार कलाओं का विश्लेषण किया था, और अब वह तलवार महल के सबसे पवित्र भाग तलवार पगोडा के जंगल में पहुंच गया था। यहाँ 83,612 तलवार पगोडा हैं, जिनमें से कई मेरी अनाम तलवार कला के समान हैं। मुझे इस अवसर को संजोकर रखना है। 3 लोगों से आने के कारण निंग अच्छी तरह जानता था कि यह अवसर कितना अनमोल है। ये समझना होगा कि अन्य कोई भी विश्व स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उनके पास अच्छी तकनीकों तक पहुंच नहीं थी। यह निंग के अपने गुरु सुहबुती के साथ साथ होवेई या 3 पवित्रताओं जैसे शहीदों के लिए भी सच था। हाल के वर्षों में ही निंग के आदिम जुड़वा ने घर वापस दाव के बारे में अधिक जानकारी प्रसारित करना शुरू किया था। हालांकि तलवार महल में यह अवसर सचमुच अमूल्य था और निंग ने इसकी बहुत कद्र की। वह त्रिलोक छोड़ने वाला दूसरा व्यक्ति था, मानुवा पहली थी।
उसे नहीं पता था कि मानुवा के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की ठान ली थी। सू यूजी तलवारों के पगोडा वन के बाहर खड़े उस दूरदर्शी आकृति को देख रहे थे जो उस फूस की झोपड़ी में बैठी थी। श्वेत वस्त्रधारी वह युवक अपनी तलवारबाजी के ध्यान में पूरी तरह लीन था और उसके आसपास के क्षेत्र में तलवारबाजी की अनगिनत धाराएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगीं और उसके बाद एक के बाद एक तलवारबाजी की मुद्राएं उभरने लगीं। ये चीजें तब प्रकट होती थीं जब भी निंग को कोई नई अंतर्दृष्टि मिलती थी। गुरु को कभी कोई सच्चा गुरु नहीं मिला जो उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दे सके। अब इतने लंबे समय के बाद वे अंततः साधना के लिए एक सच्चे पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि इससे उनकी शक्ति आसमान छू जाएगी, वे पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो जाएंगे। सू यूजी ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अब जब मेरे पास महान फिक्सियन की विरासत है तो मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊंगी। इस पूरे समय निंग सू यूजी की मदद कर रहा था, न कि निंग सू यूजी की। वह कृतज्ञ महसूस कर रही थी, लेकिन वह उसके लिए कुछ करना भी चाहती थी। आग के महल में जाने का समय हो गया है। सू यूजी ने अपना सिर घुमाया और चली गई। 12 महलों को स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे द्वारा एक साथ जोड़ा गया था। यहाँ इतने सारे विश्व स्तरीय साधक हैं। जब सू यूजी अग्नि महल पहुंची तो उन्होंने अपने सामने रास्ते में कमल मुद्रा में बैठे कई विश्व स्तरीय साधकों को देखा। वह आगे बढ़ी और तेजी से रास्ते के अंत तक पहुंच गई। रुको! अचानक एक काले कवच वाला डाउनलॉर्ड सू यूजी पर चिल्लाया। सू यूजी ने कहा, मैं अग्नि महल में शामिल होना चाहता हूँ। तुम्हें इंतजार करना होगा। लगभग आधे महीने में विश्व स्तरीय साधकों के अगले समूह को परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। काले कवचधारी डाउनलॉर्ड ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम विश्व स्तरीय साधकों को केवल इसी रास्ते पर रहने की अनुमति है। तुम्हें बिना पूर्व अनुमति के महल के अन्य भागों में जाने की अनुमति नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ के प्रतिबंधात्मक मंत्र स्वतः ही सक्रिय हो जाएंगे और तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। समझ गया? सू यूजी ने तुरंत सिर हिलाया। जब वह तलवार महल में दाखिल हुई थी तो वह जी निंग के साथ थी और इसलिए काले कवच वाले डाउनलॉर्ड उसके प्रति काफी विनम्र थे। हालांकि आमतौर पर काले कवच वाले डाउनलॉर्ड इन आवेदकों के प्रति काफी ठंडे और उदासीन होते थे। आखिरकार उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी आधा महीना और सू यूजी ने एक खाली जगह ढूंढी और कमल मुद्रा में बैठ गईं। एक और नवागंतुक। सचमुच बहुत से लोग अग्नि महल में शामिल होना चाहते हैं। सू यूजी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक मोटा युवक अग्निमय वस्त्र पहने खड़ा था। मोटा युवक मन ही मन बुदबुदाया, मैं कीमिया का एक आदरणीय महागुरु हूँ, लेकिन मुझे न केवल स्पेसटाइम महल ने अस्वीकार कर दिया बल्कि मैं अग्नि महल के परीक्षणों में भी असफल रहा। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? आखिर कीमिया महल क्यों नहीं है? गोल मटोल युवक ने सिर हिलाया। मैं कीमिया, स्पेसटाइम और अग्नि विद्या में कुशल हूँ, लेकिन मैं स्पेसटाइम या अग्नि महल दोनों में से किसी की भी परीक्षा पास नहीं कर पाया। गोल मटोल युवक ने आह भरी। लगता है मुझे भाई डार्कनॉर्थ को ढूंढना होगा और उससे मदद मांगनी होगी। वह जरूर 12 महलों में से किसी एक में घुस गया है। अगर मैं उसका पीछा करूं तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ये गोल मटोल युवक विश्वदेव पिल्सेंट था। वह सचमुच एक बदकिस्मत इंसान था। वह खुद एक बेहद कुशल ग्रैंडमास्टर स्तर का कीमियागर और गोली बनाने वाला था। उसके जैसे इंसान को युद्ध में क्यों उलझना पड़ेगा? पहले उसे बस हाथ हिलाना होता था और उसकी जो भी इच्छा होती थी वह हो जाता था, और उसके गुरु अक्सर उसे कीमिया के बारे में सलाह देते थे। किसने सोचा होगा कि उसे अचानक एस्ट्रल द्वीप समूह में अगवा कर लिया जाएगा? एस्ट्रल द्वीप समूह में युद्ध ही सब कुछ था। कीमियागर होने की किसे परवाह थी? उसने एक शाश्वत अस्त्र के साथ शुरुआत की थी, लेकिन पहुंचते ही उससे वह छीन लिया गया। शुक्र है, कीमिया के लिए अग्नि और स्पेस टाइम दोनों में उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दोनों में ही काफी कुशल था। यही कारण था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया था। लेकिन एक पूरी विरासत जमा करना और बच निकलना बेहद मुश्किल था। ये सब जी निंग की सहायता के कारण ही संभव हुआ कि वह बच गया। कीमिया में उसकी कुशलता ने ब्राइट शो साम्राज्य में उसके जीवन को आसान बना दिया था, जिसकी वजह से वह 12 महलों तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन अफसोस, 12 महलों में प्रवेश के लिए उसकी कुशलताएं पर्याप्त नहीं थीं। मैं कोशिश करता रहूंगा। स्पेस टाइम पैलेस के लिए परीक्षाएं बहुत कठिन थीं, लेकिन अगर मैं अग्नि के दाव में थोड़ा सुधार कर लूं तो शायद मैं अग्नि महल में प्रवेश पा सकूं। विश्वदेव पिल्सेंट ने दांत पीस लिए। वह इस काम को करने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि अग्नि महल में प्रवेश एक बहुत बड़ा वरदान होगा, और वह इसमें सफल होने की गहरी इच्छा रखता था। यद्यपि सू यूजी और पिल्सेंट एक दूसरे से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। ब्राइट शो साम्राज्य का शाही महल। वूश! एक धधकता हुआ अग्निपिंड अंतरिक्ष के शून्य में दौड़ रहा था। इस विशाल क्षेत्र में कुछ अराजकता तारे थे जो ब्राइट शो साम्राज्य के उससे भी विशाल शाही महल का हिस्सा थे। यही वह स्थान था जहां सर्वशक्तिमान हेगेमॉन आमतौर पर विश्राम और निवास करता था। धधकता हुआ जानवर खुशी खुशी उसमें से गुजर रहा था। जब से उसे पकड़ा गया था वह खतरों और रोमांच से भरी एक भयावह जिंदगी जी रहा था। हालांकि उसकी जाति का एक शक्तिशाली सदस्य, जिसे राजा वू कहा जाता था, उस पर नजर रखे हुए था, फिर भी उसे डर सताता रहता था कि वह किसी भी पल मर सकता है। इसलिए उसने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब वह आखिरकार बच निकला और सफल हो गया। बच्चे! अंतरिक्ष के शून्य में एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। जब उस विशालकाय जानवर ने उस धधकते हुए जानवर को देखा तो उसकी आंखें गर्माहट से भर गईं। हेगेमॉन!
धधकता हुआ जानवर इतना डर गया कि वह तुरंत रुक गया और आज्ञाकारी भाव से वहीं खड़ा हो गया। वह पहले से ही जानता था कि सर्वशक्तिमान हेगेमोन उनकी जाति का सबसे शक्तिशाली सदस्य है। जब से तुम पैदा हुए हो तुम खुद ही प्रशिक्षण ले रहे हो। तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम्हारा ज्यादातर समय नींद में बीता है। हालांकि तुमने एस्ट्रल द्वीप समूह के रसातल में ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी तुममें काफी सुधार हुआ है। अब तुम आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हो। विशालकाय दैत्य का सिर बोला। आकियस क्षेत्र? धधकता हुआ जानवर हैरान था। ठीक कहाँ? पुस्तक 27 अध्याय 8 आकियस क्षेत्र। जब सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने अपने वास्तविक रूप का उपयोग धधकते हुए जानवर के साथ बातचीत करने के लिए किया तो शाही महल के दूसरे भाग में कुछ और हो रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ 13 शाही सिंहासन थे। उनमें से एक सिंहासन बर्फ की तरह सफेद था, जबकि बाकी 12 सिंहासन सुनहरे रंग के थे। बर्फ जैसे सफेद सिंहासन पर एक सफेद दाढ़ी वाला, बर्फ जैसे वस्त्र पहने 6 सींगों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। बाकी 12 सुनहरे सिंहासनों पर 12 सुनहरे कवचधारी आकृतियां बैठी थीं और डॉलॉर्ड वुडफ्लावर उनमें से एक था। मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 6 सींगों वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुस्कुराया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी जाति में अभी अभी एक नया सदस्य आया है। ये बच्चा असाधारण जन्मजात प्रतिभाओं के साथ पैदा हुआ था और 1000 साल के छोटे से समय में ही वह एस्ट्रल द्वीपों के नीचे की खाई से बच निकलने में कामयाब हो गया है। मेरे साम्राज्यवादियों में भी वह एक दुर्लभ प्रजाति है जो सबसे ऊपर है। बधाई हो हेगेमोन, मुझे विश्वास है कि यह बालक शीघ्र ही आपके कुल में राजा स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेगा। ब्राइट शो इंपीरियल्स को एक और विशेषज्ञ मिल गया है। 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियां 12 महलों की थीं और उन सभी ने चापलूसी भरे कुछ शब्द कहे। फिर भी ये शब्द सत्य के भी थे। एस्ट्रल द्वीपों के नीचे का अंधेरा रसातल शाही जाति के नए सदस्यों को प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आरक्षित था। सामान्यतः जाति के नए सदस्य बाहरी दुनिया में अकेले भटक रहे थे और उनके पास वास्तव में कोई अच्छा शिक्षक नहीं था। उनमें से अधिकांश को रसातल की परीक्षाओं को पार करने से पहले एक लंबा समय उसमें बिताना पड़ा। इसके अलावा शाही लोग संख्या में इतने कम थे कि उनकी जाति में हर नया सदस्य उत्सव का कारण होता था। एक नया शाही जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और भी अधिक मूल्यवान था। सर्वशक्तिमान हेगेमोन खुशी से मुस्कुराया। जाहिर था वह बहुत अच्छे मूड में था। ये युवक इतना प्रतिभाशाली है कि मैं इसे किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेजना चाहता हूँ। वैकल्पिक ब्रह्मांड। एक वैकल्पिक ब्रह्मांड। 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियों के चेहरे पीले पड़ गए। हेगेमोन, हम में से कोई भी पहले कभी उस जगह नहीं गया। वे सब चिंतित होने लगे। चिंता मत करो, हेगेमोन ने कहा। जैसा कि तुम जानते हो, जब मैं स्पेसटाइम के दाव पर ध्यान कर रहा था तो मैंने एक बार स्पेसटाइम के प्रवाह में एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड के निशान खोजे और उसके लिए एक अनुप्रस्थ मार्ग खोला। हमारे दोनों ब्रह्मांडों के सार अलग अलग हैं, जिसका मेरे अनुप्रस्थ मार्ग पर प्रभाव पड़ता है। केवल दावलॉर्ड स्तर से नीचे की शक्ति वाले ही प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में रिसने और उसके कुछ स्थानीय जीवों को हमारे ब्रह्मांड में आने के लिए आकर्षित करने में सक्षम रहा। उस ब्रह्मांड के कई विश्व स्तरीय साधक मेरे अनुप्रस्थ मार्ग से होकर हमारे ब्रह्मांड में आए हैं। मैंने उनकी स्मृतियों को खंगाला है और उस ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ सीखा है। हेगेमोन ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की खोज की थी, उसके लिए एक अनुप्रस्थ नाली खोली थी और फिर नाली के माध्यम से अपनी इच्छा को लागू करने में सक्षम हो गया था, भले ही वह स्वयं उससे गुजरने में सक्षम नहीं था। सर्वशक्तिमान हेगेमोन की शक्तियां सचमुच बहुत भयानक थीं, लेकिन वह तो फिर भी एक वैकल्पिक ब्रह्मांड है। 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां काफी सतर्क थीं। अंतहीन प्रदेश। यह एक ऐसा स्थान था जो इतना विशाल था कि इसमें अभी भी कई ऐसी जगहें थीं जिनकी किसी ने कभी खोज नहीं की थी। कई लोग जो शाश्वत सम्राट बनने के लिए आगे बढ़े, अंततः उस क्षेत्र में भटकने के लिए चले गए और फिर कभी उनका पता नहीं चला। हालांकि महानतम शक्तियों की नजर में अंतहीन क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला यह असीम विशाल क्षेत्र वास्तव में केवल एक ब्रह्मांड था। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने प्रमुख सार होते हैं। वैकल्पिक ब्रह्मांड एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो समान प्रतीत होता है, लेकिन जिसके अपने प्रमुख सार होते हैं। उदाहरण के लिए, इस ब्रह्मांड में तलवार के दाव का प्रमुख सार वैकल्पिक ब्रह्मांड के प्रमुख सार से भिन्न होगा। इस प्रकार कोई भी आसानी से महसूस कर सकता है कि वह वैकल्पिक ब्रह्मांड में है, क्योंकि प्रमुख सार भी भिन्न होंगे। जब मैंने अपनी इच्छा शक्ति उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में भेजी तो मैं अपने मार्ग के निकास द्वार के पास कई अराजकतापूर्ण लोगों का अवलोकन कर पाया। सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने कहा, मैं कई वर्षों से इस ब्रह्मांड पर नजर रख रहा हूँ और अब इसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। हमारे दोनों ब्रह्मांडों में ज्यादा अंतर नहीं है। मुख्य अंतर यह है कि अनंत प्रदेशों में साधक कई अलग अलग संगठनों में फैले हुए हैं, लेकिन वैकल्पिक ब्रह्मांड पर एक ही एकीकृत शक्ति का शासन है। हेगेमोन ने आगे कहा, वैकल्पिक ब्रह्मांड में आकियस क्षेत्र नामक एक स्थान है। उस ब्रह्मांड में अनगिनत साधक आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने की गहरी इच्छा रखते हैं और यहाँ तक कि कई दावलॉर्ड भी वहाँ प्रवेश करने का सपना देखते हैं। हालांकि बहुत कम साधक ही वहां प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन जो लोग प्रवेश करते हैं और फिर जीवित वापस आ जाते हैं, वे सभी नाटकीय रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने एक आह भरी। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है,
लेकिन जो साधक पूर्ण सुरक्षा में रहते हैं वे कमजोर पड़ जाएंगे, वे अपने मार्ग पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर होते हैं तो आपको कई खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इस युवा की प्रतिभा का स्तर इतना ऊंचा है कि मेरी जाति के लोगों में भी ये दुर्लभ है। मैंने उसके लिए खुद को परखने के लिए कई खतरनाक क्षेत्र तैयार किए हैं और वैकल्पिक ब्रह्मांड का आकियस क्षेत्र उनमें से पहला और बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर वह इससे बच निकला तो निश्चित रूप से उसके अंदर जबरदस्त बदलाव आएंगे। इसके अलावा एक बार जब वह हमारे ब्रह्मांड और वैकल्पिक ब्रह्मांड दोनों के रहस्यों को एक कर लेगा तो उसकी भविष्य की क्षमताएं सचमुच असीमित होंगी, सर्वशक्तिमान हिगेमॉन ने कहा। जैसे जैसे 12 स्वर्ण कवचधारी विशेषज्ञ हिगेमॉन की बात सुनते गए उनकी रुचि बढ़ती गई। ये सच था कि साधना का मार्ग खतरों से भरा हुआ था। केवल अधिक अनुभव और अधिक चमत्कार देखकर ही कोई अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकता था। उदाहरण के लिए, अगर जी निंग हमेशा बिना किसी साहसिक कार्य के अकेले ही प्रशिक्षण लेता तो वह कितना शक्तिशाली बन पाता। अपने साहसिक कार्यों के कारण ही वह पहले ऑल गॉड एस्टेट गया, फिर ब्राइट शो किंगडम। यही कारण था कि वह इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली बन गया था। यह वैकल्पिक ब्रह्मांड, यह एक ऐसा स्थान था जहां संभवतः अनंत प्रदेशों में किसी ने भी कभी यात्रा नहीं की थी। जब सर्वशक्तिमान हिगेमॉन ने अपनी अनुप्रस्थ नलिका बनाई थी तो वह दोनों ब्रह्मांडों के बीच के नियमों के अंतर के कारण सीमित थी। नतीजतन केवल डाउनलॉर्ड स्तर से नीचे की शक्ति वाले ही इसका उपयोग कर सकते थे। हिगेमॉन, क्या 12 महलों के सदस्यों को भी जाने की अनुमति होगी? डाउनलॉर्ड 1000 वेव्स ने अचानक पूछा। ठीक है हिगेमॉन, 12 महलों में भी कई प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधक हैं। अग्नि महल का डाउनलॉर्ड प्योरगुड पूरी लाल दाढ़ी वाला एक आदमी था और उसका चेहरा इस समय उत्साह से लाल था। अगर हेजेमोन अपने किसी कुल के सदस्य को उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में भेजने वाला था तो इसका मतलब था कि उसे अपने कुल के सदस्यों की संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। ये समझना जरूरी है कि हेजेमोन अपने कुल के सदस्यों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक था। उसने ब्राइट शो साम्राज्य की स्थापना और 12 महलों का विकास इसीलिए किया था ताकि उसकी जाति के लिए और अधिक रक्षक हों। चूंकि वह धधकता हुआ जानवर उसकी जाति का एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली सदस्य था। हालांकि डाउनलॉर्ड्स को इस आकियस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्हें यकीन था कि यह एक अच्छी जगह होगी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने लोगों के लिए भी इसमें प्रवेश का अवसर पाने की कोशिश करनी थी। मैंने आप सभी को इसी कारण यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। अनगिनत वर्षों में मैं कई विश्व स्तरीय साधकों को हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश के लिए प्रेरित करने में सफल रहा हूं और मैंने उनसे कई आकियस पदक प्राप्त किए हैं। आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपके पास एक आकियस पदक होना आवश्यक है, लेकिन निश्चित रूप से ये केवल प्रवेश पाने के लिए ही पर्याप्त होगा। आपको अभी भी उस क्षेत्र के भीतर सभी खतरों का सामना करना होगा और उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। सर्वशक्तिमान हिगेमॉन ने कहा, मुझे उस युवक की संभावनाओं पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 12 महल उसके साथ जाने के लिए 4 अन्य विश्व स्तरीय साधकों का चयन करें। मेरे पास 5 आकियस पदक हैं, यानी कुल 5 विश्व स्तरीय साधक। सर्वशक्तिमान हिगेमॉन ने कहा, 12 महलों में से 4 चुनो। वे मेरी जाति के उस युवक के साथ मिलकर काम करेंगे और परिणामस्वरूप उन सभी के बेहतर अवसर होंगे। मान गया। बिल्कुल, सबने सिर हिलाया। आखिरकार ब्राइट शो साम्राज्य अनंत प्रदेशों के सर्वोच्च संगठनों में से एक था। अगर उन्हें केवल 4 विश्व स्तरीय साधकों को चुनने की अनुमति होती तो वे निश्चित रूप से ऐसे सनकी लोगों को चुनते जो पहले चरण के साधारण डाउनलॉर्ड्स को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते। अगर वे वैकल्पिक ब्रह्मांड में जाते तो उनके पास आकियस क्षेत्र पर विजय पाने की अच्छी संभावना होती। सिर्फ 4? हिगेमॉन, क्या हम कुछ और नहीं ला सकते? डाउनलॉर्ड 1000 वेव्स ने तुरंत कहा। हिगेमॉन, सिर्फ 4 चुनना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे 12 महलों के लिए सिर्फ 4। हमारे सेबर महल में ही विश्व स्तर पर 8 से ज्यादा सेबर लॉर्ड हैं। वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा निराश होने लगे। सर्वशक्तिमान हिगेमॉन ने बस इतना कहा, बर्टुलू और ईस्टकल्ट अद्वितीय प्रतिभाएं हैं जिनके जैसे लोग हमारा ब्राइट शो साम्राज्य भी अनगिनत युगों में एक बार ही देखता है। इसके अलावा वे दोनों जल्द ही डाउनलॉर्ड बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियों ने सहमति में सिर हिलाया। कहा जा सकता है कि बर्टुलू और ईस्टकल्ट विश्व स्तरीय साधकों की शक्ति के वास्तविक शिखर पर पहुंच चुके थे। अब उनके लिए, खासकर बर्टुलू के लिए, विश्व स्तर पर खुद को संयमित करने का कोई मतलब नहीं था। 12 महलों में शामिल होने से पहले ही बर्टुलू उस चरम शिखर पर पहुंच चुका था जहां तक प्रतिभाशाली लोग भी पहुंच सकते हैं। कम से कम ईस्टकल्ट तो कृपाण महल में शामिल होने और कुछ समय तक वहां प्रशिक्षण लेने के बाद ही उस स्तर तक पहुंचा था। उन दोनों को छूट दी गई है। उनके अलावा 12 महलों के किसी भी सदस्य पर विचार किया जाएगा जिन्हें उनके संबंधित पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है, हिगेमन ने कहा। 12 महलों में से प्रत्येक में एक पगोडा वन था। तलवार महल वाले को तलवार पगोडा वन के नाम से जाना जाता था, जबकि अग्नि महल वाले को अग्नि पगोडा वन के नाम से जाना जाता था। सभी के नाम लगभग समान थे और अवधारणाएं भी एक जैसी थीं। 12 महलों में विश्व स्तरीय साधकों को पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त होने के लिए किसी प्रासंगिकताओं में अत्यंत उच्च स्तर की निपुणता प्राप्त करनी होती थी। तलवार महल में केवल 6 तलवार सरदार थे। कृपाण महल में 8 कृपाण सरदार थे। हालांकि चूंकि पूर्वी पंथ को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए केवल 7 ही बचे थे। बर्टुलू और ईस्टकल्ट के अलावा 12 महलों में कुल 66 विश्व स्तरीय साधक हैं जिन्हें उनके संबंधित पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है। डाउनलॉर्ड 1000 वेव्स ने कहा, हम कैसे चुनें?
66 में से 4। मुझे लगता है कि वे सभी इस आकियस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बेताब होंगे। एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश करने का मौका। ये वास्तव में एक ऐसा मौका था जो एक बार चूक जाने पर शायद कभी दोबारा न मिले। जल्दी मत करो, वह युवक अभी अभी एस्ट्रल द्वीप समूह के रसातल से लौटा है। मुझे पहले उसे कुछ तकनीकें सिखानी होंगी, सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने कहा। मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। जब वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो मैं 4 सबसे शक्तिशाली साधकों को चुनूंगा। सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके चारों ओर की शून्य हवा में छवियों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। कुल 66 दृश्य प्रकट हुए, जिनमें 66 उम्मीदवार प्रकट हुए। ये सभी उम्मीदवार थे जिन्हें उनके संबंधित पगोडा द्वारा स्वीकार किया गया था। और हाँ, जी निंग उनमें से एक नहीं थी। पुस्तक 27, अध्याय 9, पूर्ण मिरजनो सेट। सेबर पैलेस ज्यादा जोर नहीं देगा। 2 स्लॉट काफी हैं। यिनविंड, कुल 4 स्लॉट हैं। तुम्हारा सेबर पैलेस उनमें से आधे लेना चाहता है। हम शायद 3 भी ले सकते हैं। 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां आपस में बातें करने लगीं और हवा में प्रकट हुई 66 आकृतियों का मूल्यांकन करने लगीं। वे वास्तव में प्रत्येक महल के अधिकांश शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों से भली भांति परिचित थीं, और यह सच था कि कृपाण महल में इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट विश्व स्तरीय साधक थे। बर्टुलू के आगमन से पहले कृपाण महल का पूर्व पंथ 12 महलों में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक था। जहां तक अन्य कृपाण लॉर्डों की बात है, वे सभी भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। जब सेबर पैलेस के वाइस पैलेस लॉर्ड डाउलोड यिनविंड ने संभवतः 3 स्थान लेने की बात कही, तो उन्होंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। कृपाण महल में विश्व स्तरीय साधकों की इस पीढ़ी के इतने शक्तिशाली होने का एक कारण था। वह ये था कि कृपाण महल के वर्तमान राजमहल स्वामी डॉनस्टार थे। 12 महलों के सभी डाउलॉर्ड्स में भगवान डॉनस्टार निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वास्तव में, यदि आप अनंत प्रदेशों के विभिन्न संगठनों से संबंधित सभी डाउलॉर्ड्स को देखें, तो भी भगवान डॉनस्टार शीर्ष 3 में स्थान पाएंगे। वह इतना अद्भुत रूप से शक्तिशाली था कि उसे एक शाश्वत सम्राट को मारने के लिए अपनी कृपाण के केवल 3 वार ही काफी थे। वह एक वर्ज स्तरीय डाउलॉर्ड भी था, और कोई भी कल्पना कर सकता था कि उसने जो दाव चुना था वह कितना कठिन था। डाउ मैच को सफलतापूर्वक प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, इसलिए उसने अपना लगभग सारा प्रयास उसी पर केंद्रित कर दिया। हालांकि कुछ समय के लिए उसने कृपाण महल के विश्व स्तरीय शिष्यों को अत्यंत ईमानदारी और लगन से शिक्षा देने का निर्णय लिया था। उन सभी विश्व स्तरीय साधकों को भगवान डॉनस्टार का व्यक्तिगत ध्यानपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने उन्हें शिक्षित करने में करोड़ों वर्ष बिताए थे। फिर ब्राइट शो साम्राज्य छोड़कर अन्य स्थानों पर साहसिक यात्राओं पर निकल पड़े थे। दूसरों को सिखाना भी अपने आप में एक तरह का प्रशिक्षण था। भगवान डॉनस्टार के लिए यह उनके दावमज की तैयारी के लिए किए जा रहे कई कामों में से एक था, लेकिन उन विश्व स्तरीय साधकों के लिए यह एक जबरदस्त कर्मफल का झटका था। भगवान डॉनस्टार निश्चित रूप से सभी अनंत प्रदेशों में कृपाण के दाव के शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक थे, भले ही विभिन्न शाश्वत सम्राटों को भी इसमें शामिल किया जाए। और इस तरह कृपाण महल में विश्व स्तर के विशेषज्ञों की यह पीढ़ी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई, और उनके बीच के प्रतिभाशाली लोग और भी अधिक चमकदार हो गए। तलवार का महल स्वामी। 3 विश्व स्तरीय साधकों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। लॉर्ड वुडफ्लावर कमल मुद्रा में बैठे हुए उन तीनों की ओर देख रहे थे। उनका असली शरीर यहाँ तलवार महल में था। जो शाही महल में था, वह तो बस एक अवतार था। लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, आपके सामने एक महान अवसर आया है। ओह, स्वॉर्ड लॉर्ड वाइल्डफायर, स्वॉर्ड लॉर्ड येचेंग और स्वॉर्ड लॉर्ड ग्रेसलेस की आंखें चमक उठीं। बाकी 3 तलवार सरदार ब्राइट शो साम्राज्य में कहीं और से लौट रहे हैं। आप 6 लोगों को तुरंत कुछ तैयारियां करनी होंगी, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। बर्टुलू और ईस्टकल्ट को छोड़कर पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्व स्तरीय साधकों को यह मौका जीतने का मौका मिलेगा। हालांकि अंत में केवल 4 ही सफल होंगे। ये सुनकर स्वॉर्ड लॉर्ड वाइल्डफायर और अन्य सभी आश्चर्यचकित हो गए। पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त सभी लोग किसी भी समय डाउलॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ सकते थे, और वे सभी असाधारण डाउलॉर्ड बन सकते थे। अगर सिर्फ 4 ही चुने जाते तो ये कैसा अवसर था। अपनी तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि इन चारों में से कम एक हमारे तलवार महल से होगा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। चिंता मत करो महल के स्वामी, हम सभी कड़ी मेहनत करेंगे। वहां उपस्थित तीनों तलवार सरदार दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से भरे हुए थे। हालांकि लॉर्ड वुडफ्लावर जानते थे कि सिर्फ दृढ़ संकल्प ही काफी नहीं है। पगोडा में मौजूद हर व्यक्ति दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। अंततः ताकत ही मायने रखती थी। अफसोस, कृपाण महल के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की यह पीढ़ी जरूरत से ज्यादा मजबूत थी। अगले दिनों में जिन लोगों को पैगोडा द्वारा स्वीकार किया गया था, उन सभी को 12 महलों के विभिन्न नेताओं द्वारा ब्राइट शो साम्राज्य के साहसिक क्षेत्रों से गुप्त रूप से वापस बुलाया गया। तलवार का महल, डाउलॉर्ड क्लाउडवुड। फुश। डाउलॉर्ड क्लाउडवुड के आकाश में कहीं से एक सफेद वस्त्रधारी युवक प्रकट हुआ। वह काफी लथपथ दिख रहा था, और उसका शरीर खून के निशानों से ढका हुआ था। हालांकि उसके शरीर पर हल्की सी रोशनी पड़ने के बाद वह तुरंत फिर से साफ हो गया। जी निंग को इस रोमांचक अवसर की खबर तक नहीं मिली थी। नतीजतन वह एक सुकून और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। जिंदगी वाकई बहुत सुकून भरी और रोमांचक थी। निंग इतने लंबे समय तक तलवार के दाव पर इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि उसे तलवार चलाने का प्रशिक्षण बहुत पसंद था। ये प्यार उसके दिल की गहराइयों से निकला था, और तलवार के साथ लगातार बेहतर होते जाने का एहसास उसके लिए बेहद रोमांचक था। जहाँ तक तलवार महल का प्रश्न है, ये तलवार चलाने वालों के लिए एक पवित्र भूमि थी।
ये बिल्कुल अद्भुत है। मैं तलवार के पगोडा के जंगल में कुछ 100 साल ध्यान लगाकर कई नए विचार प्राप्त कर सकता हूँ, फिर डाउलॉर्ड क्लाउडविल में प्रवेश कर सकता हूँ और उन्हें वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल करके अपनी तलवार कला को और निखार सकता हूँ। निंग बहुत प्रसन्नता से आकाश में उड़ गया। तलवार के महल में प्रवेश किए उसे 20 साल हो चुके थे, लेकिन उसके लौकिक त्वरण के खजाने ने उसे ऐसा बना दिया कि वह वास्तव में 2000 साल की साधना में लगा हुआ था। अब तक वह कई बार डाउलॉर्ड क्लाउडविल का अनुभव कर चुका था। यूजी अभी तक वापस नहीं आए। निंग ने पहाड़ की चोटी पर स्थित अपनी दूर की संपत्ति की ओर नजर घुमाई। सू यूजी अभी तक वापस नहीं आई थी। लगता है उसने अग्नि महल में प्रवेश करने का पूरा मन बना लिया है। अचानक जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉथ दूर से चिल्लाने की आवाजें आईं। निंग ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक लंबा, मांसल, घनी दाढ़ी वाला डाउलॉर्ड काले कवच पहने हुए उसकी ओर उड़ रहा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप? निंग सचमुच इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। तलवार महल में कई काले कवचधारी डाउलॉर्ड थे और निंग ने अपना ज्यादातर समय प्रशिक्षण में बिताया था और दोस्त बनाने में बहुत कम। वह सचमुच तलवार महल में ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। मेरा नाम जिवांग है, काले कवचधारी डाउलॉर्ड ने कहा। आर्मेंस गॉज के स्वॉर्ड 5 ने मुझे तुम्हें उससे मिलने के लिए संदेश भेजने को कहा है। स्वॉर्ड 5? निंग की आंखें चमक उठीं। स्वॉर्ड 5 एक गोलेम था। गोलेम पूरी तरह से अपने कर्तव्य पर केंद्रित थे, जिसका मतलब था कि स्वॉर्ड 5 उसे बिना किसी कारण के नहीं बुलाएगा। निंग ने बहुत पहले नोविसेस वाटर खरीद लिया था, जिसका मतलब था कि आर्मामेंट्स गॉज में अब बस एक ही चीज बाकी थी, वह थी चौथी मिरजनो पेंटिंग खरीदने में मदद के लिए उनसे अनुरोध करना। धन्यवाद डाउलॉर्ड जिवांग, निंग ने कहा, फिर तुरंत अपनी संपत्ति से उड़ गया। निंग आर्मामेंट्स गॉज पर उतरा, फिर तुरंत स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 की ओर मुड़ा। वे दोनों प्रवेश द्वार के एक तरफ खड़े थे। डार्कनॉर्थ, स्वॉर्ड 5 ने उसकी ओर सिर हिलाया। क्या यह मिरजनो पेंटिंग है? निंग खुद को रोक नहीं सका और अचानक बोल पड़ा, क्या तुम ही अधीर नहीं हो? स्वॉर्ड 5 ने हंसते हुए कहा। निंग भी मुस्कुराया। मैं कैसे न होऊं? जब मैं स्वॉर्ड पैलेस में शामिल हुआ तो मैंने कोई विरासत नहीं चुनी। चूंकि निंग के पास सम्राट मिरजनो की विरासत तक पहले से ही पहुंच थी, इसलिए स्वॉर्ड पैलेस की बाकी विरासतें निंग के लिए वास्तव में दिलचस्प नहीं थीं। हालांकि स्वॉर्ड पैलेस में शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई विरासतें थीं, लेकिन उन्हें तभी चुना जा सकता था जब निंग को स्वॉर्ड पैगोडा द्वारा मान्यता दी जाती और शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया जाता। निंग स्पष्ट रूप से वर्तमान में इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, और बाकी विरासतें सम्राट मिरजनो की विरासतों से स्पष्ट रूप से कमतर थीं। तुमने समझदारी दिखाई, तुमने इसे न चुनकर, स्वॉर्ड 5 ने कहा। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, हमें ये चौथी पेंटिंग ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि दूसरे पक्ष को शायद अंदाजा हो गया था कि तुम्हें इस पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए उसने इसकी कीमत काफी ऊंची रखी। तुम्हें 3 लाख क्यूब देने होंगे। निंग ने सिर हिलाया। 12 महलों के कुछ नियम थे। अगर आप 12 महलों में ये संदेश भेजते कि आप चाहते हैं कि डाउनलॉड्स किसी खास वस्तु को ढूंढने में आपकी मदद करें, तो कई डाउनलॉड्स आपकी मदद करते। हालांकि केवल वही व्यक्ति जो आपके इच्छित खजाने को सफलतापूर्वक ढूंढ लेता, उसे धन्यवाद स्वरूप कमीशन दिया जाता, और साथ ही उस डाउनलॉड को भी जिसने खजाने को महलों तक पहुंचाने में मदद की। कुल मिलाकर दिया जाने वाला कमीशन 10% होता। बाकी डाउनलॉड्स अपना सारा काम मुफ्त में कर देते। ये रहे 3,30,000 घन। निंग ने स्वॉर्ड 5 को एक लॉकी दी, जिसने उसे स्वीकार किया और उसका निरीक्षण किया। फुफकार। स्वॉर्ड 5 ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आर्मामेंट्स गॉज की गहराई से एक पेंटिंग निकली, जिसमें से तलवार की आवाज निकल रही थी। इस पेंटिंग में एक बर्फीली जमीन की छवि दिखाई गई थी। ले लो। स्वॉर्ड 5 ने इसे निंग को सौंप दिया। बर्फीले इलाके की इस पेंटिंग को स्वीकार करते हुए निंग अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। आखिरकार उसे मिल ही गई। सम्राट मिरजनो ने कभी किसी सच्चे शिष्य को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए साहसिक यात्रा पर निकलने से पहले उसने इन 10 चित्रों के सेट तैयार किए और उन्हें ब्रह्मांड में फैला दिया। वे विश्व स्तरीय साधक जो 4 चित्रों का पूरा सेट इकट्ठा कर लेते और उनकी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेते, वे उनके निजी शिष्य बन जाते। एक शाश्वत सम्राट का निजी शिष्य। चूंकि उन्होंने ये दावा करने का साहस किया था कि जो लोग पूरा सेट हासिल कर लेंगे वे उनके निजी शिष्य बन जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत से मैं निराश नहीं होऊंगा। निंग उत्सुकता से भर गया। कुछ विरासतों में केवल व्यक्तिगत तकनीकों या क्षमताओं का समावेश था, अन्य में अधिक गहन चिंतन किया गया था, जैसे कि विश्वदेव नॉर्थवेस्ट, जिन्होंने निंग का मार्गदर्शन करने के लिए उन 98 पत्थर के स्तंभों को स्थापित करने में कड़ी मेहनत की थी। जहां तक सबसे अच्छे लोगों की बात है, उनमें दिव्य क्षमताएं, खजाने, गुप्त कलाएं और भी बहुत कुछ शामिल था। ताओवादी थ्रीलाइव्स इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उसने अपने उत्तराधिकारी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि सम्राट मिरजनो ने क्या छोड़ा है। अब जब मेरे पास पूरा सेट है तो मुझे बस चौथा और आखिरी परीक्षण पास करना है। मैं पहले 3 परीक्षण पहले ही पास कर चुका हूँ, बस आखिरी परीक्षण बाकी है। निंग ने तुरंत पेंटिंग उठाई और उसे रख दिया। धन्यवाद। निंग ने स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 को धन्यवाद दिया, फिर एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। निंग जल्दी से अपनी अमर संपत्ति पर लौट आया। झटपट वह अपनी संपत्ति में उड़ गया, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई उसे परेशान नहीं कर पाएगा। अगर सू यूजी वापस भी आ जाए तो उसे बाहर ही उसका इंतजार करना होगा। निंग इस समय किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगा। पुस्तक 27, अध्याय 10,
एक शाश्वत सम्राट का निजी शिष्य। चौथी पेंटिंग के भीतर की दुनिया। वाह, एक ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बर्फ गिर रही थी। ये बर्फ और बर्फ का संसार था। जी निंग कहीं से प्रकट हुआ। उसने अपनी निगाहों से उस जगह को देखा, फिर दूर एक फूस की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। फूस की झोपड़ी में एक सफेद बालों वाला, गंभीर दिखने वाला आदमी पद्मासन में बैठा था। उसके सामने शराब की एक बोतल रखी थी जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं। मेज पर शराब के बगल में एक साधारण तलवार भी रखी थी। निंग ने सफेद बालों वाले आदमी की ओर देखा। क्या डाउलॉर्ड फ्लाइलिड को अपने स्नोस्वर्ड संप्रदाय में एक और शिष्य मिल गया है? सफेद बालों वाले आदमी ने निंग की ओर देखा। डाउलॉर्ड फ्लाइलिड? मैं उसे नहीं जानता। निंग ने सिर हिलाया। ओह, सफेद बालों वाले आदमी ने आश्चर्य से निंग की ओर देखा। इस अराजकता चक्र में डाउलॉर्ड फ्लाइलिड ने 10 से ज्यादा विश्व स्तरीय साधकों को मेरे साथ तलवारबाजी में द्वंद्व युद्ध करने के लिए भेजा है। हालांकि वह खुद उतना ताकतवर नहीं है, फिर भी वह तीसरे चरण का डाउलॉर्ड है। क्या तुम सचमुच इतने ताकतवर हो कि उससे चौथी पेंटिंग जबरदस्ती छीन सको? निंग तुरंत समझ गया। ये पेंटिंग एक डाउलॉर्ड के हाथ में थी, और वह भी वही जो अक्सर अलग अलग शिष्यों को इस जगह तलवारबाजी के लिए द्वंद्व युद्ध के लिए भेजता था। बात समझ में आई। आखिरकार पहली मिरजनो पेंटिंग डाउलॉर्ड विंसोस के हाथ में ही थी। मैं अभी तीसरे चरण के डाउलॉर्ड से खजाने छीनने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने उसे खरीद लिया है, निंग ने कहा। मैं सम्राट, मछुआरे और हत्यारे को पहले ही हरा चुका हूँ। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम बाकी तीनों को हरा चुके हो। पहले शांत दिखने वाले आदमी की आंखों में चमक आ गई और युद्ध करने की इच्छा उसमें से फूट पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और मेज से तलवार उठाकर खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे अपनी फूस की झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी नजर निंग पर टिकी थी। तुम मुझे तलवारबाज कह सकते हो? तलवारबाज? निंग दंग रह गया। उस आदमी ने उसे तलवारबाज कहकर बुलाने को कहा। निंग को अंदाजा था कि इस आदमी से निपटना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा हूँ। सफेद बालों वाला आदमी बर्फ पर खड़ा निंग को घूर रहा था। अपनी तलवार निकालो। ठीक है। एक चमक के साथ निंग की आंखों में एक फ्रॉस्टिस तलवार दिखाई दी। दोनों केवल तलवारबाजी में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और इसलिए वे दिव्य क्षमताओं या विशेष खजाने का उपयोग करने से बचते थे। स्विश! निंग ने सबसे पहले वार किया। उसकी तलवार की रोशनी चमक उठी, जिससे उसकी शक्ति इतनी सघन हो गई कि आसपास गिर रहे बर्फ के कणों पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। यह जरूरी नहीं कि जोरदार शोर और शक्ति के भव्य प्रदर्शन से ही कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो। दाव बिजली इसका एक अच्छा उदाहरण थी। जब उसकी शक्ति को खोलकर बेतरतीब ढंग से चलाया जाता तो उसकी शक्ति कुछ कमजोर हो जाती। उसे केवल एकाग्र करके और एक ही प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध प्रयोग करके ही वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। तलवार कला के लिए भी यही बात सत्य थी। झनकार! सफेद बालों वाला आदमी भी बाहर निकल गया। दोनों की तलवारें स्वर्गीय दास की सीमाओं से कहीं ज्यादा तेज, प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेज चल रही थीं। अगर आम इंसान देख रहे होते, दरअसल अगर स्वर्गीय अमर या स्वर्ग के देवता देख रहे होते, तो उन्हें सिर्फ दो धुंधली टिमटिमाती हुई किरणें दिखाई देती। उन्हें तलवार की रोशनी भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि तलवारें उनकी नजर से कहीं ज्यादा तेज चल रही थीं। दोनों लगातार गिरती बर्फ के बीच चमकते और टिमटिमाते रहते थे। उनकी तलवार की रोशनी बार बार टकराती रहती थी। कितनी शक्तिशाली और शुद्ध तलवारबाजी! निंग मन ही मन चौंक गया। इस सफेद बालों वाले आदमी की तलवारबाजी निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि उसे तलवारबाज कहा जा सकता था, और उसने अपनी प्रतिष्ठा को अंतिम परीक्षा के रूप में निभाया। अगर सम्राट, मछुआरा और हत्यारा सभी तलवारबाजी की अलग अलग विधाओं से संबंधित थे, तो इस तलवारबाज की तलवारबाजी सभी विधाओं को समाहित करती थी। उसकी तलवारबाजी विस्फोटक हो सकती थी, क्षणिक हो सकती थी, लेकिन ठंडी और तीखी भी हो सकती थी। तकनीकी रूप से उसकी तलवारबाजी मात्र हत्यारे जैसी ही अप्रत्याशितता और मछुआरे जैसी ही क्षणभंगुरता के स्तर पर थी। हालांकि चूंकि वह हर पहलू में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए उसकी तलवारबाजी से निपटना अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गया था। जब कोई व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता था जहां उसकी कोई खामी नहीं होती थी, तो उसके हमले आसानी से रक्षात्मक चालों में बदल सकते थे, जो आसानी से भ्रामक हमलों में बदल सकते थे, जो आसानी से ऐसे जानलेवा हमलों में बदल सकते थे। सभी परिवर्तन और रूपांतरण बहुत ही सहज और स्वाभाविक थे। यह एक अंतहीन चक्र की तरह था जिसमें अटूट चालें थीं। निंग तलवारबाजी में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। उसकी तलवारबाजी सम्राट, मछुआरे और हत्यारे से कहीं बेहतर थी, जिससे उसे उन्हें हराना आसान हो गया था। लेकिन कुछ समय के लिए वह इस तलवारबाज का कुछ भी नहीं कर पाया। स्लैश! झनकार! तलवारों की रोशनी बार बार टकराती रही। निंग जीतने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था, जिसके कारण वह जीत हासिल करने के लिए लगातार नई नई रणनीतियां अपनाता रहा। धीरे धीरे तलवार के पगोडा के जंगल में उसने जो अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं, वे उसके यूनिकॉर्न के क्षेत्र में समाहित होने लगीं। सच तो ये है कि तलवार महल में बिताए अपने वर्षों के दौरान निंग यूनिकॉर्न के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा था, क्योंकि यह तलवार साधना के शुरुआती रास्ते का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे निरंतर सिद्ध किया जा सकता था। इससे वह प्रथम चरण का दाउलॉर्ड, द्वितीय चरण का दाउलॉर्ड या यहाँ तक कि तृतीय चरण का दाउलॉर्ड भी बन सकता था। हालांकि ये रास्ता सबसे कठिन रास्ता नहीं था। यह मछुआरे के रास्ते के बराबर का ही रास्ता था, और ये नामहीन तलवार कला के छठे रुख का प्रतिनिधित्व करता था। नामहीन तलवार कला का सातवां रुख एक ऐसे रास्ते का प्रतिनिधित्व करता था जिस पर चलना और भी कठिन था। निंग को पता भी नहीं चला और दोनों के बीच 6 घंटे से ज्यादा समय तक लड़ाई चलती रही।
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, निंग की बढ़त और भी ज्यादा साफ होती गई। ये बात समझ में आती थी। एस्ट्रल द्वीप समूह में रहते हुए वह पहले 3 परीक्षणों को पहले ही हरा चुका था। हालांकि उसने तलवार महल में ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी 2000 साल के त्वरित समय के कारण उसमें काफी सुधार हुआ था। झनकार, तलवार की रोशनी की एक क्षणिक रेखा सफेद बालों वाले आदमी की तलवार को छूती हुई उसके गले में जा लगी। निंग ने फिर अपनी तलवार वापस खींच ली और पीछे हट गया। तुम जीत गए, सफेद बालों वाला आदमी मुस्कुराया। हालांकि निंग की नजरें थोड़ी दूर की थीं। इस लड़ाई में जीत ने निंग को सिखाया था कि सही रास्ता चुनने का असली मतलब क्या होता है। यूनिकॉर्न का डोमेन तुलनात्मक रूप से आसान रास्ता था। सफेद बालों वाले आदमी का रास्ता तलवार के कई अलग अलग रास्तों को एक साथ मिलाता हुआ एक रास्ता था। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलना 10 गुना से भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये ज्यादा शक्तिशाली भी था। लेकिन निश्चित रूप से चौथे चरण का एक डाउ लॉर्ड यूनिकॉर्न के क्षेत्र का उपयोग करके सफेद बालों वाले व्यक्ति की तलवारबाजी को आसानी से हरा सकता था। जी निंग भी यूनिकॉर्न के क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका था और उसे आभास हो गया था कि वह डाउ लॉर्ड बनने से बस एक कदम दूर है। अगर वह कुछ और सफलताएं हासिल कर लेता तो शायद जब चाहे डाउ लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन इसका मतलब ये होता कि वह यूनिकॉर्न के क्षेत्र के माध्यम से ही डाउ लॉर्ड बनता। हालांकि आखिरकार यूनिकॉर्न का क्षेत्र मेरा रास्ता नहीं है, न ही सफेद बालों वाले आदमी की तलवारबाजी मेरा रास्ता है। निंग का रास्ता उसे तलवार के सार तक ले जाने वाला था। वह तलवार के सार और अनगिनत तलवार कलाओं को अपनी ब्राइट मून तलवार कला में समाहित कर लेगा, जो उसके सच्चे मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। सफेद बालों वाले उस आदमी ने बस कुछ अलग अलग तलवारबाजी कलाओं का बेहतरीन मिश्रण किया था। ये यूनिकॉर्न के क्षेत्र से ज्यादा गहरा था, लेकिन ये तलवार के असली सार की ओर इशारा नहीं करता था। दूसरा रास्ता सबसे शुद्ध और सबसे कठिन रास्ता था, लेकिन निंग अपनी तलवार साधना से यही हासिल करना चाहता था। उसे यही रास्ता अपनाना था। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, उसे अपनाकर ही तुम सबसे उपयुक्त रास्ते पर होगे। गड़गड़ाहट। निंग अपनी अमर संपत्ति में कमल के आसन पर बैठा था। ये तो बस एक दिव्य शक्ति का प्रतिरूप था जिसे उसने चौथी दुनिया में भेजा था। चौथी पेंटिंग के ओवसियर को हराने के बाद निंग ने अपनी इच्छा शक्ति से चारों मिरजनो पेंटिंग्स को बुलाया। चारों पेंटिंग्स हवा में लटकी रहीं, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आती गईं और फिर पूरी तरह से एक हो गईं। चारों पेंटिंग्स के पूरी तरह से एक हो जाने के बाद वे वास्तव में एक ही पेंटिंग में बदल गईं। ये पेंटिंग देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी और इसमें कोई तलवारबाजी नहीं थी। हालांकि इसमें एक आदमी का चित्रण जरूर था। वह आदमी अपनी पीठ पर तलवार लटकाए दूर तक देख रहा था। वह बेहद खूबसूरत और शिष्ट लग रहा था। शिष्य, यह मेरा तुम्हारे गुरु का चित्र है। पहले 3 बार प्रणाम करो। चित्र के भीतर से एक आवाज गूंजी। निंग ये सुनकर बुरी तरह चौंक गया। अगले ही पल वह पूरी तरह से अवाक हो गया। अरे सम्राट मिरजनो, तुम इतने आत्ममुग्ध क्यों हो? चारों पेंटिंग्स एक साथ मिलकर क्या वाकई तुम्हारा एक आत्मचित्र बन गया? और तुमने वाकई खुद को इतने बेहतरीन और बेदाग अंदाज में चित्रित किया है। बाकी सभी पेंटिंग्स बहुत ही खराब थीं, लेकिन उसका चित्र बहुत ही शानदार था। अजीब बात यह थी कि इस चित्र में तलवार चलाने का कोई इरादा नहीं था। निंग को पक्का शक था कि शायद ये चित्र सम्राट मिरजनो ने खुद नहीं बनाया होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह आदमी इतना अच्छा चित्र बना सके। मुझे आश्चर्य है कि मेरे इस स्वामी ने क्या छोड़ा है। मुझे पहले झुकना चाहिए था। निंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सम्राट मिरजनो की उड़ती हुई पेंटिंग के आगे 3 बार झुक गया। फुश। जैसे ही उसने झुकना समाप्त किया, पेंटिंग से एक तेज रोशनी निकली जिसने निंग को पूरी तरह से घेर लिया। निंग ने विरोध नहीं किया और एक झटके से वह सीधे पेंटिंग के अंदर चला गया। अनंत सम्राट की पेंटिंग के भीतर यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और प्राचीन दुनिया थी। एक आदमी अपनी पीठ पर तलवार लिए उस वीरान धरती के ऊपर खड़ा था और उसके 4 अनुचर उसके पास आदरपूर्वक खड़े थे। ये 4 अनुचर सम्राट, हत्यारा, मछुआरा और तलवारबाज थे। फुश। निंग कहीं से उनके पास प्रकट हो गया। शिष्य। अपनी पीठ पर तलवार लटकाए हुए आदमी ने निंग की ओर देखा। निंग तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति संभवतः सम्राट मिरजनो ही था। फिर भी ये संभवतः शाश्वत सम्राट का असली रूप नहीं था। दरअसल शाश्वत सम्राट वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। चित्र बिल्कुल सटीक था और उनकी आंखों से स्वाभाविक रूप से झलकती तलवार की भावना ने निंग के मन में एक घबराहट का एहसास जगा दिया। हालांकि यह तलवार की भावना काफी शांत लग रही थी, लेकिन इसमें एक छिपी हुई तीक्ष्णता थी जो डाउ लॉर्ड वुडफ्लावर द्वारा उत्पन्न की गई अनुभूति से कहीं अधिक भयावह थी। मास्टर, निंग ने आदरपूर्वक पुकारा। यह एक ऐसी दुनिया है जो चारों चित्रों के एक साथ मिल जाने के बाद ही प्रकट होगी। शाश्वत सम्राट ने निंग की ओर देखा। मैंने अपनी इच्छा का एक धागा इस जगह पर छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारे इंतजार के लिए। मेरे प्यारे शिष्य। पुस्तक 27, अध्याय 11, एक स्मृति अंश। शाश्वत सम्राट ने जी निंग की ओर देखा, अत्यंत भावुक। मुझे अन्वेषण करने में, एक के बाद एक सुंदर नई दुनिया की यात्रा करने में आनंद आता है। सचमुच मेरे पास किसी शिष्य को सिखाने के लिए आवश्यक धैर्य नहीं है। हालांकि अगर मैं इसी तरह साहसिक कार्य करता रहा तो शायद एक दिन मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि इतने वर्षों के बाद अधिकांश साधक मेरा नाम भी भूल जाएंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, ये तुम ही हो जो ये सुनिश्चित करोगे कि मेरा नाम और प्रतिष्ठा सदा सदा के लिए बनी रहे। एक बार जब तुम मेरे निजी शिष्य बन जाओगे तो तुम्हें अपना दांव मच करने से पहले मेरी ओर से 10 और शिष्यों को स्वीकार करना होगा।
वे मेरे मानद शिष्य माने जाएंगे, शाश्वत सम्राट ने कहा। जो कौशल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम केवल उन्हीं 10 मानद शिष्यों को प्रदान कर सकते हो। आपका शिष्य समझता है। निंग ने सिर हिलाया। अपने दैवीय आदेश से पहले 10 शिष्यों को स्वीकार करना, यह एक बहुत आसान शपथ थी। तो फिर शपथ लो, शाश्वत सम्राट ने कहा। निंग ने तुरंत एक आजीवन शपथ ली। अगर वह अपने भावी शिष्यों या सुभूति और त्रिलोक के अन्य लोगों को कुछ विरासत सौंपना चाहता था, तो वह बस अपनी अंतर्दृष्टि ही सौंप सकता था। आखिरकार उसके पास एक ऐसा दाव होगा जो पूरी तरह से उसका अपना होगा। शाश्वत सम्राट की विरासत मुख्य रूप से उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती थी। उसे ये दिखाने का एक तरीका कि उसे अपने भविष्य के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए और कुछ गलत विकल्पों से कैसे बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी दिशा निर्देश के अंधाधुंध आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए रास्ता भटकना और गलत फैसले लेना आसान होगा। संसार दावलोड का हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर खड़ा होता था। गलत कदम उठाने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार गलत कदम उठाने पर आपकी मृत्यु हो जाती और आपका दाव नष्ट हो जाता। शाश्वत सम्राट ने निंग को शपथ लेते देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे निंग के शरीर में समा गई। निंग उसका जरा भी विरोध नहीं कर पाए। गड़गड़ाहट। निंग जंगल के बीचों बीच सम्राट के 4 अनुचरों से घिरा हुआ खड़ा था। तलवारबाज, मछुआरा, हत्यारा और सम्राट सभी उसे घूर रहे थे, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र से शक्ति की लहरें निकलने लगी थीं। स्पष्ट रूप से शाश्वत सम्राट की इच्छाशक्ति में समाहित अनेक स्मृतियां और क्षमताएं निंग की अपनी स्मृतियों में विलीन हो रही थीं। दिव्य इच्छाशक्ति के उस सूत्र में इतनी शक्ति और स्मृतियां थीं कि निंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी उसे ग्रहण करना शारीरिक रूप से कष्टदायक था। निंग की चेतना के सागर में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ रही थी। अपने दावमज में सफल होने से पहले मैंने एक शाश्वत तलवार कला प्राप्त की थी जिसे हाथसील तलवार कला के नाम से जाना जाता है। इस तलवार कला में कुल 15 मुद्राएं हैं। ये पहली मुद्रा है, फ्लाईस्वॉर्ड मुद्रा। निंग के मन में एक स्मृति का अंश को आंधा। वक्ता सम्राट मिरजनो थे और स्मृति में उन्होंने एक तलवार चलाई और हाथसील तलवार कला की पहली मुद्रा प्रदर्शित करने लगे। सम्राट मिरजनो की इच्छाशक्ति इन स्मृति अंशों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि निंग अपनी स्मृतियों को व्यक्तिगत रूप से देख सके। ये दूसरी मुद्रा है, माउंटेन स्वॉर्ड मुद्रा। सम्राट मिरजनो ने इस मुद्रा का भी प्रदर्शन किया। ये केवल तलवार अभिप्राय पर ध्यान लगाने से कहीं अधिक प्रभावी तरीका था, क्योंकि शाश्वत सम्राट स्वयं इसका प्रदर्शन कर रहे थे। न केवल उनकी तलवार अभिप्राय स्पष्ट और प्रत्यक्ष थी, बल्कि उन्होंने हर क्रिया को पूरी बारीकी और स्पष्टता के साथ किया। बेहतर ढंग से सिखाने के लिए सम्राट मिरजनो ने हर मुद्रा का 3 बार प्रदर्शन किया। पहली बार उन्होंने हर क्रिया को बेहद धीरे धीरे किया। दूसरी बार उन्होंने बिना किसी दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा का उपयोग किए इसे प्रदर्शित किया। तीसरी बार उन्होंने इसे पूरी शक्ति के साथ किया। ये 15वीं मुद्रा है, हाथसील मुद्रा। एक बार हाथसील बन जाए तो अनंत काल प्राप्त हो जाएगा। यह अंतिम स्मृति अंश सम्राट मिरजनो द्वारा आदिकालीन अराजकता के एक विशाल क्षेत्र में तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए था। जब उनकी तलवार चली तो एक अत्यंत विशाल मुहर अचानक प्रकट हुई जिसने उस क्षेत्र में आदिकालीन अराजकता में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस प्रहार के बल से एक के बाद एक अराजकता तारे नष्ट हो गए। निंग ने 10 करोड़ से ज्यादा अराजकता तारों की गिनती की जो इस प्रहार के बल से चकनाचूर और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। निंग ये देखकर सचमुच अवाक रह गया। जब सम्राट मिरजनो ने इस रुख से पूरी ताकत से हमला किया था तो उसने कितना बड़ा क्षेत्र घेर लिया था। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि उसने गति की अवधारणा को ही पार कर लिया था। दरअसल उसने स्पेस टाइम की अवधारणा को भी पार कर लिया था, वरना वह इतने सारे अराजकता तारों को कैसे मिटा सकता था। भले ही उसकी तलवार प्रकाश की गति से हजारों गुना तेज चलती हो, फिर भी वह इतनी दूर इतनी तेजी से कैसे उड़ सकती थी। और फिर भी यह एक निर्विवाद तथ्य था कि सम्राट मिरजनो की तलवार ने असीम विशाल क्षेत्र में सब कुछ मिटा दिया था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। सौभाग्य से सम्राट मिरजनो ने जिस क्षेत्र को ये रुख दिखाने के लिए चुना था वह पूरी तरह से निर्जन था, अन्यथा हताहतों की संख्या अकल्पनीय होती। मैंने आपके लिए हाथसील तलवार कला का पूरा प्रदर्शन कर दिया है। यह वह तलवार कला है जिसका मैंने अपने लिए अनंत काल प्राप्त करने हेतु चरण दर चरण प्रशिक्षण लिया। इस तलवार कला का प्रशिक्षण लेना बेहद कठिन है, लेकिन इसे तलवार कला के 4 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। सम्राट मिरजनो ने तलवार कला का एक नया सेट प्रदर्शित करना शुरू किया और निंग तुरंत समझ गया। इन 4 अलग अलग तलवार कलाओं को मछुआरे की तलवार, हत्यारे की तलवार, सम्राट की तलवार और हत्यारे की तलवार कहा जा सकता है। मछुआरा, हत्यारा और सम्राट तीनों ने तलवार कला के इन 3 सेटों में से एक का इस्तेमाल किया, जबकि अंतिम चुनौती देने वाले तलवारबाज ने एक ऐसी तलवार कला का इस्तेमाल किया जिसे हाथसील तलवार कला का सबसे बुनियादी प्राथमिक संस्करण माना जा सकता है। तलवार कलाओं के ये 4 समूह एक अलग मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये काफी साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक तलवार कला का उपयोग करके आपके लिए चौथे चरण का डाउनलोड बनना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि अगर आप उस स्तर तक पहुंच भी जाते हैं तो भी आपकी उपलब्धियां औसत दर्जे की होंगी। सम्राट मिरजनो ने कहा, अब इन 4 तलवार कलाओं को वास्तव में 96 तलवार कलाओं में विभाजित किया जा सकता है।
सम्राट मिरज़नो ने एक बार फिर प्रत्येक तलवार कला को सावधानीपूर्वक प्रदर्शित और वर्णित करना शुरू किया। इस संचरण को स्वीकार करना इतना कष्टदायक और कठिन इसलिए था क्योंकि प्रत्येक स्मृति खंड में शाश्वत सम्राट द्वारा स्वयं अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए दृश्य थे। इसमें अनेक प्रकार की मुद्राएं और विभिन्न प्रकार की तलवारबाजी शामिल थीं। हाथसील तलवार कला को 4 अपेक्षाकृत सामान्य तलवार कलाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें फिर 96 निम्न श्रेणी की तलवार कलाओं में विभाजित किया जा सकता है। यदि आपके पास तलवार के बारे में पर्याप्त उच्च अंतर्दृष्टि है तो आपके लिए उन्हें सीखना आसान होगा। मैंने अपनी तलवारबाजी तुम्हें सौंप दी है। अब मैं तुम्हें एक दिव्य क्षमता सौंपूंगा, एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता जो तुम्हारे हमलों को शक्ति से भर देगी। तुम इसके साथ तुरंत अत्यधिक शक्ति का संचार कर पाओगे। इस दिव्य क्षमता को 5 मुहरों वाली तलवार दाव के नाम से जाना जाता है। दिव्य क्षमता का हस्तांतरण बहुत आसान था। इसमें मुख्य रूप से उस दिव्य क्षमता के प्रशिक्षण की बुनियादी जानकारी शामिल थी और निंग उसे तुरंत याद कर लेता था। ठीक है, मैंने 4 गोलेम सेवक पीछे छोड़ दिए हैं। वे मेरे निजी शिष्य तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम जल्दी नहीं मरोगे। मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे सिखाना चाहिए और वो सब कुछ कह दिया है जो कहने की जरूरत है। कड़ी मेहनत करो और ध्यान रखो कि मेरे महान नाम पर कलंक न लगे। प्रिय शिष्य, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद एक दिन हम सचमुच मिल जाएं। प्रसारण समाप्त हो गया। उजाड़ जंगल में वापस। चारों अनुचर निंग पर नजर रखे हुए थे। जब निंग प्रसारण को स्वीकार कर रहा था तब वह शक्ति की लहरों से हिल रहा था। यह अवस्था पूरे 2 दिन तक बनी रही। उसके बाद वह रुक गया और आराम करने लगा। इतना समय लगने का मुख्य कारण ये था कि निंग के लिए स्मृति के टुकड़ों में मौजूद सारी जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करना वाकई मुश्किल था। सच में, अगर निंग ने सम्राट मिरज़नो को अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए देखा होता तो वह उसके असली गहरे हिस्सों को न तो समझ पाता और न ही याद रख पाता। हालांकि सम्राट मिरज़नो ने अपनी सारी यादें सीधे निंग के दिमाग में डाल दी थीं। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद निंग उन यादों को कभी नहीं भूल पाता जब तक कि वह खुद उन्हें मिटा न दे। अरे डार्कनॉर्थ अभी तक क्यों नहीं जागा? ठीक है, अब कोई हलचल नहीं है। प्रसारण समाप्त हो जाना चाहिए था। वह शायद प्रशिक्षण ले रहा है। चारों अनुचर आपस में बातें करने लगे। उनके अनुमान सही थे। निंग सचमुच प्रशिक्षण ले रहा था। तलवारों के पगोडा के जंगल में वह केवल पगोडा से निकलने वाली तलवार की मंशा को ही देख और समझ पाया था। जाहिर है वह उन प्राचीन शक्तियों को अपनी विभिन्न तलवार कलाओं का प्रदर्शन करते हुए देखिया कल्पना नहीं कर सकता था और उनकी स्मृतियों को सीधे अपने मन में समाहित करना तो दूर की बात थी। हाथसील तलवार कला भी एक अविश्वसनीय रूप से गहन तलवार कला थी और इसे कई अलग अलग तलवार कलाओं में विभाजित किया जा सकता था। इससे निंग के लिए प्रशिक्षण लेना बेहद आसान हो गया। तलवार के दाव से जुड़े उसके कई सवाल मिट गए। जैसे जैसे उसकी तलवारबाजी में नाटकीय रूप से सुधार हुआ, उसकी समझ लगातार गहरी होती गई। यह विस्फोटक रूप से प्रभावी प्रशिक्षण सत्र आधे महीने से अधिक समय तक चला। उसके बाद अंततः ये समाप्त हुआ। वाह, निंग ने अपनी आंखें खोलीं। गुरु का होना और न होना दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। निंग ने खुशी से अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाली। उसे पता था कि 1 महीने पहले की तुलना में वह पूरी तरह बदल गया था। निंग अब जानता था कि उसे विश्व स्तर से लेकर शाश्वत सम्राट स्तर तक कैसे आगे बढ़ना है। पहले उसे कुछ भी नहीं पता था, अब उसे पता था। मुझे आश्चर्य है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मेरे स्वामी सम्राट मिरज़नो, वायलेट ज्वेल के रचयिता सम्राट वायलेट माउंट, या नामहीन तलवार कला के रचयिता? निंग ने सोचा। फिर भी वायलेट ज्वेल तो बस मध्यम श्रेणी के शाश्वत हथियार हैं। एक बार जब मैं प्रथम चरण का डाउनलॉर्ड बन जाऊंगा तो शायद मुझे उन्हें किसी और चीज से बदलना होगा। जहां तक नामहीन तलवार कला की बात है, मेरे पास उनके केवल पहले 7 रुख ही हैं। निंग समझ गया कि भविष्य में वह अपना अधिकांश समय हाथसील तलवार कला पर ध्यान लगाने और उससे सीखने में व्यतीत करेगा तथा इसके रहस्यों को अपनी तलवार की दाव में समाहित करेगा। अगर मैं नामहीन तलवार कला की पूरी विरासत और सम्राट वायलेट माउंट की पूरी विरासत हासिल कर पाता तो अब मेरे पास 3 पूरी विरासतें होती। मैं एक साथ तीनों विरासतों की शिक्षाओं और रहस्यों को आत्मसात कर पाता और फिर तलवारों के पगोडा के जंगल में जाकर सीख पाता। तब मैं निश्चित रूप से और भी तेजी से सुधार कर पाऊंगा। जब यह विचार निंग के मन में कौंधा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डार्कनॉर्थ, क्या यह आपके लिए मददगार था? लगता है आपको इससे काफी फायदा हुआ है। डार्कनॉर्थ पहले से ही कितना शक्तिशाली है, ये देखते हुए वह जल्द ही जब चाहे तब डाउनलॉर्ड बनने में सक्षम हो जाएगा। निंग के जागने पर चारों अनुचर बोल पड़े। निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं सचमुच एक डाउनलॉर्ड बन सकती हूँ। हालांकि वह रास्ता मेरा नहीं है। यूनिकॉर्न के डोमेन में वास्तव में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। यूनिकॉर्न का डोमेन मछुआरे के मार्ग जैसा ही एक मार्ग था। सम्राट मिरज़नो की हाथसील तलवार कला को 4 तलवार कलाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से एक मछुआरे की तलवार थी। हाल के वर्षों में निंग की उपलब्धि का सर्वोच्च स्तर यूनिकॉर्न के डोमेन में था, जहां निंग को विरासत मिलने के आधे महीने बाद ही उसके यूनिकॉर्न के डोमेन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। निंग पहले से ही महसूस कर सकता था कि यूनिकॉर्न के डोमेन में उसकी उपलब्धियां उसके लिए पर्याप्त थीं कि वह इसे अपने दिव्य शरीर के पुनर्निर्माण और प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड बनने के लिए अपने मूल आधार के रूप में उपयोग करे। संसार डाउनलॉर्ड्स, उनके हर कदम का नतीजा ये होता था कि उनके दिव्य शरीर पूरी तरह से पुनर्गठित हो जाते थे। अगर आप एक भी गलत कदम उठाते तो आपका शरीर बिखर जाता।
आपकी मृत्यु हो जाती और आपका दाव गायब हो जाता, जैसा कि सम्राट मिर्जनो ने कहा था। हालांकि हाथसील तलवार कला बनाने वाली चारों तलवार कलाएं किसी व्यक्ति को चौथे चरण का डावलॉर्ड बनने की अनुमति दे सकती हैं, लेकिन इनसे परिणाम सामान्य ही होगा। निंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। सिर्फ डावलॉर्ड बनना ही काफी नहीं था। पुस्तक 27 अध्याय 12 अनंत काल के सूत्र के 12 स्क्रॉल। तुम चारों? जी निंग ने अपने आसपास मौजूद चारों लोगों की ओर देखा। मेरे गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार तुम चारों भविष्य में मेरे पीछे आओगे, है ना? ठीक है, चारों ने सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम चारों कितने ताकतवर हो? निंग ने पूछा। हम चारों मोटे तौर पर तीसरे चरण के सर्वोच्च स्तर के डावलॉर्ड्स के बराबर हैं, लेकिन निश्चित रूप से तलवारबाज की तलवारबाजी थोड़ी बेहतर है, जिससे वह थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, सुनहरे वस्त्र पहने सम्राट ने कहा। निंग दंग रह गया। क्या चारों गोलेम तीसरे चरण के शिखर डावलॉर्ड्स के बराबर थे? क्या यही वो विरासत थी जो उसके मालिक ने उसके लिए छोड़ी थी? ऐसे मालिक जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। वर्च स्तर के डावलॉर्ड्स के बराबर के गोलेम बहुत महंगे हैं। शाश्वत सम्राट के पास ऐसा ही एक गोलेम था, लेकिन उन्होंने उसे बेचकर आप जैसे अपने निजी शिष्यों के लिए तीसरे चरण के शीर्ष डावलॉर्ड्स के बराबर के 40 गोलेम खरीदे, सुनहरे वस्त्रधारी सम्राट ने कहा। निंग अवाक रह गया। ठीक है, हो सकता है कि वह अपने स्वामी की मन ही मन प्रशंसा करते हुए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया हो। फिर भी निंग जानता था कि वर्च स्तर के डावलॉर्ड्स जितनी ताकत वाले गोलेम वाकई काफी महंगे होते हैं और उन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं था। आखिरकार असली वर्च स्तर के डावलॉर्ड्स में न केवल प्रचुर अमर ऊर्जा और दिव्य शक्ति होती थी, बल्कि उनके पास अद्भुत जादुई खजाने और दाव के बारे में गहरी समझ भी होती थी। एक साधारण गोलेम को उनमें से किसी एक के बराबर लाना बेहद मुश्किल था। डावलॉर्ड ऑलगॉड एक अविश्वसनीय रूप से कुशल कारीगर था, लेकिन वह भी बड़ी मेहनत से केवल एक वर्च स्तर का गोलेम ही बना पाया था। स्वॉर्ड पैलेस ने अनगिनत वर्षों में कई गोलेम इकट्ठा किए थे, लेकिन उसके पास कुल मिलाकर केवल 9 वर्च स्तरीय गोलेम ही थे। ये गोलेम स्वॉर्डोन से लेकर स्वॉर्ड 9 तक के थे। हालांकि डावलॉर्ड क्लाउडविल्ड में कई गोलेम थे, लेकिन वे सभी काफी कमजोर थे। सबसे मजबूत गोलेम शायद निंग के ठीक सामने खड़े 4 गोलेम के बराबर ही थे। निंग ने पूछा, अगर तुम मेरे पीछे आओ तो क्या मुझे तुम सबको बांध देना चाहिए? वह इस समय बहुत कमजोर था। उसके पास उन्हें जबरदस्ती बांधने का कोई रास्ता नहीं था। गवारा नहीं। शाश्वत सम्राट के निर्देशानुसार हम युद्ध में हमें हराने से पहले केवल एक बार ही आपकी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आप हमें हरा देंगे तो हम आपको हमें बांधने और आपके शाश्वत सेवक बनने की अनुमति देंगे। सम्राट, तलवारबाज, मछुआरे और हत्यारे सभी ने गंभीरता से मना कर दिया। निंग तुरंत अवाक रह गया। अच्छा, संभवतः सम्राट मिर्जनो को डर था कि वह गोलेम पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएगा और इसलिए उसने उसे एक ही बार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वह शायद बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके शिष्य कमजोर अवस्था में ही मारे न जाएं, अगर बदकिस्मती से वे किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाएं। बस एक बार। फिर भी इससे मैं खतरनाक हालात में जिंदा रह पाऊंगा। निंग का मूड काफी अच्छा था। मेरे गुरु ने मुझे जो दिव्य क्षमता सिखाई है उसके अनुसार आधे चरण वाले डावलॉर्ड के शरीर वाला व्यक्ति भी प्रथम चरण के पूर्ण डावलॉर्ड की बराबरी कर सकता है। दुर्भाग्य से मेरी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा ये सुनिश्चित करती है कि मैं पहले चरण के डावलॉर्ड के बराबर हूँ और यह बहुत लंबे समय तक चलती है। निंग ने अपना सिर हिलाया। ये दिव्य क्षमता वास्तव में उसके लिए कुछ हद तक बेकार थी। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो शायद एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसकी दिव्य शक्ति खत्म हो जाती। युद्ध में ये शक्ति नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा जितनी देर तक कैसे टिक सकती थी? विरासत का सबसे मूल्यवान हिस्सा वे स्मृति अंश थे जो गुरु ने मुझे दिए थे। निंग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि सूक्ष्म द्वीपों में विरासतें थीं, लेकिन वे विरासतें साधारण जानकारी से भरी थीं जिन्हें कोई भी साधक सीख और उपयोग कर सकता था। सूक्ष्म द्वीपों में वे विरासतें युगों युगों तक अनगिनत साधकों को हस्तांतरित होती रहीं और वे वास्तव में मूल्यवान नहीं थीं। सम्राट मिर्जनो की स्मृति के ये टुकड़े केवल एक बार ही प्रेषित किए जा सकते थे और इनके निर्माण में शाश्वत सम्राट ने अपनी दिव्य इच्छा को इनमें शामिल किया था। ब्राइट शो किंगडम, शाही महल, गड़गड़ाहट, धधकता हुआ जानवर एक खाली जगह में खड़ा दूर खड़े विशालकाय जानवर को घूर रहा था। विशालकाय जानवर की विशाल आंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी ने धधकते जानवर को पूरी तरह से निगल लिया। सुनहरे प्रकाश की उस दीवार के भीतर कई रहस्य और गुप्त बातें एक अंतहीन धारा के रूप में धधकते हुए जानवर तक पहुंचाई जा रही थीं। गरवार। धधकते हुए जानवर का शरीर दर्द से कांप उठा। बीच बीच में उसके आसपास के इलाके में लपटें उठतीं और फूट पड़तीं। अंततः सुनहरी रोशनी विलुप्त हो गई। हेगेमॉन। धधकते हुए जानवर ने प्रसन्नता से भरी एक झलक दिखाई जब वह दूर विशालकाय जानवर को घूर रहा था। 12 अलग अलग संचरणों के बाद आपने अनंत काल के सूत्र के 12 स्क्रॉल पूरी तरह से याद कर लिए हैं। हमारी जाति के सदस्य बहुत कम हैं और मेरी विरासतों के लिए उपयुक्त लोग तो और भी कम हैं। बहुत समय पहले हमारी जाति को प्राचीन साधकों ने जबरन गुलाम बना लिया था। जन्मजात प्रतिभाओं के मामले में प्राचीन लोग हमारे बराबर हैं, लेकिन उनके पास कई विरासतें हैं। एक बार मुझे हमारी जाति के एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। 10 स्क्रॉलों का एक समूह जिसे अनंत काल के 10 स्क्रॉल कहा जाता है। उस विरासत की बदौलत ही मैं अपने वर्तमान स्तर तक प्रशिक्षित हो पाया और मैंने उन्हें पूर्ण किया और उनमें पूरकता लाकर उन्हें अनंत काल के 12 स्क्रॉल में रूपांतरित किया। इस युग में हमारी जाति प्राचीनों के बराबर है। ठीक
अनंत काल के 12 स्क्रॉल के कारण। इन 12 स्क्रॉल में सभी चीजें समाहित हैं। आप चाहे कोई भी रास्ता चुनें, वह आपके लिए मददगार होगा। इसलिए मैं इस विरासत को हमारी जाति के हर सदस्य तक पहुंचाऊंगा। बच्चे, अभी तो मैं ही हमारी जाति का एकमात्र सदस्य हूँ जो शाश्वत सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी जाति के दूसरे सम्राट बनोगे। विशालकाय राक्षस ने निष्कर्ष निकाला। हाँ हेगेमोन, धधकता हुआ जानवर अतुलनीय रूप से उत्साहित था। हाल के वर्षों में शाही महल में बिताए समय से उसे अपनी जाति के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। स्वाभाविक रूप से अब उसे एक जबरदस्त आत्मीयता और अपनेपन का एहसास हुआ। जहाँ तक इन अनंत काल के 12 स्क्रॉल की बात है, तो इनमें लगभग सभी दाव शामिल थे। इससे सर्वशक्तिमान हेगेमोन के प्रति उसका विस्मय और भी बढ़ गया। अपने लिए एक शाही नाम चुनो, विशालकाय जानवर ने निर्देश दिया। जब मैं पैदा हुआ और होश में आया तो मैंने खुद को एक नाम दिया, आकाश और अग्नि का देवता। मेरा नाम ब्राइट शो इंपीरियल्स का स्काईफायर हो, धधकते हुए जानवर ने कहा। विशालकाय राक्षस की आंखों में एक मनोरंजक भाव उभर आया। आकाश और अग्नि का देवता, उसकी जाति के सदस्य आदिकालीन अराजकता से केवल कुछ विशेष अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों में ही पैदा हुए थे। उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से कम थी और अगर हेगेमोन उन्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश न करता तो उनमें से कई शायद अनगिनत वर्षों तक आदिकालीन अराजकता में अकेले ही भटकते रहते। आमतौर पर वे अपने लिए अजीबोगरीब नाम चुनते थे। आकाश और अग्नि का देवता एक बहुत ही मनोरंजक नाम था। कुछ समय अनंत काल के 12 स्क्रॉल में प्रशिक्षण में बिताओ। मैं तुम्हें 1000 साल दूंगा। 1000 साल बाद मैं तुम्हें एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में भेजूंगा जो तुम्हारा पहला प्रशिक्षण स्थल होगा, विशालकाय राक्षस ने कहा। हाँ हेगेमोन, धधकता हुआ जानवर बहुत उत्साहित था और उसे पता था कि उसे अनंत काल के 12 स्क्रॉल का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। दरअसल इस अनमोल तकनीक को सीखने के बाद बाहरी दुनिया में घूमते हुए भी उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। ब्राइट शो साम्राज्य इसी तरह काम करता था। सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों का चयन और भर्ती होने के बाद उन्हें 12 महलों से अनंत विरासतें और गुप्त कलाएं प्राप्त होती थीं। शाही कुल के लिए भी यही सच था। शाही कुल में नए प्रवेशकों को भी कुछ विशेष कठोर अनुभवों से गुजरना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें अनंत काल के 12 स्क्रॉल दिए जाते थे। शाही महल, यहाँ 13 शाही सिंहासन आसमान में ऊंचे लटके हुए थे। बर्फीले वस्त्र पहने, सफेद बालों वाले 6 सींगों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आज से 1000 साल बाद मैं 4 सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों का चयन करूंगा और उन्हें स्काईफायर ब्राइट शो के साथ वैकल्पिक ब्रह्मांड में भेजूंगा। इसका अधिकतम लाभ उठाना उन पर निर्भर करेगा। 1000 साल तो हमारे पास एक और 1000 साल हैं। अब जबकि 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियों को पता चल गया था कि उनके पास कितना समय है, तो वे उत्सुकता से भर गए। समय बीतता गया। अधिकाधिक साधक, जिन्हें पैगोडाओं ने स्वीकार कर लिया था और जो ब्राइट शो साम्राज्य में साहसिक कार्य कर रहे थे, 12 महलों के आह्वान पर वापस लौटने लगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर, मैंने लॉर्ड वुडफ्लावर से सुना है कि एक महान अवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त सभी लोगों को इसका अवसर मिलेगा। हालांकि 12 महलों के केवल 4 सबसे शक्तिशाली सदस्यों को ही यह अवसर दिया जाएगा। सिर्फ 4। तलवार का महल, उसमें 2 युवा टहल रहे थे। एक लाल बालों वाला वाइल्डफायर था, जबकि दूसरा बर्फीले चेहरे वाला एक बच्चा था जो एक छोटा भाला चला रहा था। वाइल्डफायर ने चेतावनी देते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 900 साल। बर्फीले बच्चे ने कहा, मैं अगले 900 साल तलवार पगोडा के जंगल में बिताने की योजना बना रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा हूँ। मैं अपना समय ध्यान में बिताऊंगा। वाइल्डफायर इस विचार से सहमत था। तलवारों का जंगल पूरे तलवार महल में सबसे पवित्र स्थान था। वहाँ कई तलवार कलाएं थीं जो पिछले युग के शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स द्वारा व्यक्तिगत रूप से छोड़ी गई थीं। अगर आप अपनी तलवार कलाओं जैसी ही तलवार कलाएं सीखना चाहें तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। बर्फीले बच्चे ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाईं। उसे दूर एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी में सफेद वस्त्र पहने जी निंग बैठी थी। वह कौन है? बर्फीले बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम डार्कनॉर्थ है। वह एक नया जूनियर प्रशिक्षु भाई है, वाइल्डफायर ने कहा। वह अस्थायी त्वरण खजाने का उपयोग क्यों कर रहा है? क्या उसे तलवार पैगोडा द्वारा भी मान्यता दी गई है? क्या वह भी प्रशिक्षण के लिए हर पल का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है? बर्फीले बच्चे ने पूछा। नहीं, वाइल्डफायर ने सिर हिलाया। वह नया है और यहाँ आते ही उसने टेम्पोरल एक्सेलरेशन ट्रेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वह शायद किसी काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बर्फीले बच्चे ने सिर हिलाया। आमतौर पर साधक अस्थायी त्वरण खजानों का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जितना ज्यादा कोई प्रशिक्षित होता था, उतने ही ज्यादा उन बोध के क्षणों का महत्व होता था। सिर्फ तभी जब बहुत जरूरत होती थी, लोग अस्थायी त्वरण खजानों का इस्तेमाल करते थे। हमारे प्रतिद्वंद्वी वे सभी विश्व स्तरीय साधक होंगे जिन्हें उनके संबंधित पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाइल्डफायर, आप भी मेरे विरोधियों में से एक होंगे। बर्फीले बच्चे ने वाइल्डफायर की ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा। वाइल्डफायर भी हंसा। दोनों को जी निंग की जरा भी परवाह नहीं थी। इस समय 12 महलों के सभी प्रतिभाशाली लोग, जिन्हें उनके पगोडा ने मान्यता दी थी, हर पल खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि निंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
वह अभी भी अपनी साधना में पूरी तरह लीन था। उसे अपने गुरु सम्राट मिरजनो की स्मृतियां याद थीं, जो उसे सावधानीपूर्वक और विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। उसे शाश्वत सम्राट की तलवार कला का विश्लेषण करने और तलवारों के जंगल के पगोडा की अनेक तलवार कलाओं से उनकी तुलना करने का भी अवसर मिला। उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर निरंतर उस गति से बढ़ रहा था जो शाश्वत सम्राट की विरासत प्राप्त करने से पहले की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज थी। निंग को ये प्रक्रिया बहुत पसंद आई और वह पूरी तरह से इसके नशे में था। और इस तरह पलक झपकते ही निंग को शांत ध्यान में लीन हुए 800 से अधिक वर्ष बीत गए।